आप सबका स्वागत है तीसरी कड़ी में। हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय और CSTS के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस बातचीत में आप सबका स्वागत है। मैं निवेदन करता हूं प्रोफेसर रविकांत जी से कि इस सत्र की अध्यक्षता भी करें और इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालें और अतिथि वक्ता महोदय का भी परिचय दें। आप सबका पुनः पुनः स्वागत, आभार और अभिनंदन। थैंक यू। बहुत ही विपरीत परिस्थितियां कम से कम दिल्ली में तो रही हैं, बाकी देश के बाकी हिस्सों में भी बहुत बुरा हाल रहा है और उसमें भी हम लोग आशुतोष और प्रोफेसर गजेंद्र पाठक को श्रेय जाता है और उन वक्ताओं का भी शुक्रगुजार हमको होना चाहिए और आप लोग का भी जो विद्यार्थी हैं कि हम लोग जुट जाते हैं, कुछ विचार विमर्श को आगे बढ़ा रहे हैं। We started this project quite recently. This is a joint project, Nishant, between Hyderabad University, Department of Hindi, and CSDS to look at the issue of proscription. It's a huge sea that we discovered, and we also discovered that there are a lot of people like you who have been working on the topic for a while. So we thought, why not, use the intellectual energy that is already available before we, sharpen our own questions. What is new that we want to ask? नया क्या सवाल हम पूछ सकते हैं, है ना? तो आशुतोष ने ढूंढ निकाला आपकी PhD, जो कि मुझे काफी दिलचस्प लग रही है। ये एक लंबा स्पैन कवर करती है, कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल डिवाइड के इधर उधर तक जाती है। 1870 के आसपास कहानी शुरू होती है। हम जानते हैं कि सेंसरशिप जो है वो सेंसरशिप सिर्फ कानून के जरिए लागू नहीं होता है, बल्कि उसके नॉन स्टेट एक्टर्स भी होते हैं, यानी समुदाय भी होते हैं, संप्रदाय भी होते हैं, या कुछ इलाकों में दबंग लोग भी होते हैं जो सेंसरशिप लागू कर सकते हैं। वैसे ही जैसे कि परिवारों में कुछ खास लोग सेंसरशिप कर सकते हैं और बाकी सेंसर के शिकार होते हैं सिर्फ। तो एक पूरा क्या आप बोल सकते हैं, उससे हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी का सवाल जुड़ता है। कानून भी हम जानते हैं कि जो अंग्रेजी कानून था और जिसकी विरासत एक तरह से आगे बढ़ती है स्वतंत्र भारत में भी। तो निशांत जी ने हमें बताया है कि कैसे रंगीला रसूल के ज़माने से या धर्म के नाम पर जो एक तरह से बलवा या खून खराबा या जो अशांति 1870 से शुरू हो चुकी थी, जैसे जैसे मोबिलाइजेशन, जब गेम ऑफ नंबर्स शुरू होता है, लोगों को मोबिलाइज किया जाता है, तो धर्म भी एक कैटेगरी है। तो रंगीला रसूल नाम का जो हास्य व्यंग कृति है, उसको लेकर के काफी हंगामा हुआ। जाहिर है कि बहुत सारे मुसलमान उसको लेकर के दुखी हुए और अंग्रेजों को जाहिर है चूंकि उनका शासन था, उनको बुलाया गया कि भाई आप एडजुडिकेट कीजिए, बताइए और कानून बनाइए। उस तरह से कानून बनते हैं। हम जानते हैं ये भी कि दूसरे कानून खास तौर पर छपी हुई चीजों पर, है ना, चाहे वो पैम्फलेट हो, चाहे वो किताबें हो, चाहे वो जर्नल्स के आर्टिकल्स हो, चाहे कहानियां हो, उन सब तमाम तरह रिप्रेजेंटेशन की चीजें हैं, खास तौर पर प्रिंट में, उसको लेकर के बाद में सिनेमा, नाटक, रेडियो, ये सब पे एक्सटेंड हो जाता है ये सवाल सेंसरशिप का। तो प्रोस्क्रिप्शन और सेंसरशिप एक तरह से पड़ोसी प्रैक्टिसेस हैं, जो कानूनी प्रैक्टिसेस भी हैं, लेकिन समुदाय का हस्तक्षेप भी होता है और कई बार समुदाय और सरकार दोनों साथ आ जाते हैं। और ये डॉक्टर निशांत कुमार ने बहुत ही अच्छा दिलचस्प थीसिस ये लिखा किंग्स कॉलेज कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप लेकर के, किंग्स कॉलेज में सुनील किलनानी और क्रिस्टोफ जाफरलॉक के साथ। और ये निहायत दिलचस्प है। वही मैं पूछ रहा था कि इसका कुछ प्रकाशन हुआ तो हम लोग पढ़ें, नहीं तो प्रतिमान जैसी पत्रिका में इसको छापें या दूसरे जर्नल्स में। फिलहाल तो हम लोग डॉक्टर निशांत कुमार को इनवाइट करते हैं आप सब की तरफ से, आशुतोष का शुक्रिया अदा करते हुए
कि उन्होंने इनसे संपर्क साधा और इनको ढूंढ के लाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया एंड वी इनवाइट यू डॉक्टर निशांत कुमार टू स्पीक। योर टॉपिक ऑफ कोर्स इज you teach at Dayal Singh College and you will speak today on proscribing publications in the colonial context, the position of the colonial state and the nationalist response। यानी ये समस्या सिर्फ नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स क्या है, जाहिर है कि उस समय हिंदुस्तानियों का शासन नहीं था, तो नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स जब हम कहते हैं तो सामुदायिक प्रतिक्रिया की बात करते हैं, सामुदायिक हस्तक्षेप की बात करते हैं या सामुदायिक दबाव की बात करते हैं, जो जनपद में बनाया जा रहा है, अंग्रेजों पर बनाया जा रहा है, कानून पर बनाया जा रहा है, और जो अदालतों में कार्रवाइयां हो रही हैं, जाहिर है जिसकी रिपोर्टिंग भी हो रही है अखबारों में, जो स्रोत के रूप में डॉक्टर निशांत कुमार को मिलते हैं, और उसी के आधार पर उन्होंने ये इतिहास लिखा है और हमें तफसील में बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निशांत कुमार, वेलकम। आइए। धन्यवाद सर। पहले तो कुछ कैविएट्स के साथ मैं शुरू करना चाहूंगा, कुछ ट्रिवियाज के साथ कि मैं जैसा कि पहले तो ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद कि मुझे प्लेटफॉर्म दिया, और साथ ही साथ जैसा कि मुझे आदेश मिला है कि बाइलिंगुअल होना है, रहना है, मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके उतना बाइलिंगुअल होने का। प्राइमरी मेरा काम अंग्रेजी भाषा में ही होता है, और दूसरी बात पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए भी मुझे बोला गया था, तो आई विल ट्राई टू यूज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सो इट बिकम्स मोर इंटरेक्टिव। दूसरा ये जो रिसर्च है, प्राइमरली आई हैव यूज्ड आर्काइवल सोर्सेज फ्रॉम इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स ब्रिटिश लाइब्रेरी की और नेशनल आर्काइव्स दिल्ली में। ये दो मेन सेंटर्स थे जिनके आर्काइवल स्टडीज को लेकर, आर्काइवल मटेरियल को लेकर मैंने ये पूरा अपना काम तैयार किया है। आज का लेक्चर प्राइमरली मेरा थीसिस और भी बहुत सारे सोर्सेज को यूज करता है। तीसरा, इस लेक्चर में मैं केवल दो ही तरह के राइटिंग्स की बात करने वाला हूं, एक तो पॉलिटिकल राइटिंग्स और दूसरा रिलीजियस राइटिंग्स। कारण यह है कि सेंसरशिप ब्रिटिश गवर्नमेंट अलग अलग तरह से लगाती रही है, ऑब्सेनिटी के क्वेश्चन पर भी सेंसरशिप लगा है और भी कई सारे मुद्दे रहे हैं। लेकिन जब हम पॉलिटिकल सेंसरशिप, पॉलिटिकल राइटिंग्स और रिलीजियस राइटिंग्स को काउंटरपोज करते हैं, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट वहां पर निकल के आता है, जो कि मेरा आधार है आज की प्रेजेंटेशन का भी, कि किस तरह से एक द्वंद्व, स्पेशली जहां रिलीजन का आइडिया या रिलीजन से रिलेटेड कंट्रोवर्सीज आती है, वहां एक द्वंद्व ब्रिटिश जो सेंसरशिप का मेथड्स है उसमें, और जो राष्ट्रवादी या ज्यादा बेहतर होगा कि हम नेटिव इंडियंस कहें, नेटिव इंडियंस का जो रेस्पॉन्स रहता है उसमें भी बड़ा द्वंद्व देखने को मिलता है। और मेरा आर्ग्यूमेंट यह है कि ये जो द्वंद्व रहा है, इसका एक छाप पोस्ट कॉलोनियल स्टेट और इंडिपेंडेंस के बाद का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड कानून रही है, या कोर्ट्स के जजमेंट्स रहे हैं, या सोसाइटी का जो परसेप्शन रहा है, उसको सेव करने में एक बड़ा सेमिनल रोल अदा होता है इस पूरे अंडरस्टैंडिंग का। सो आई जस्ट स्टार्ट माय जो बात है कि जनरली जब हम सेंसरशिप की बात करते हैं और कॉलोनियल टाइम्स में करते हैं, तो एक जनरल सा परसेप्शन विद्यार्थियों और पाठकों में ये होता है कि भाई ब्रिटिश राज है तो ब्रिटिश सेंसरशिप लगाते होंगे और राष्ट्रवादी लोग उसका विरोध करते होंगे। जनरल परसेप्शन ये बनता है, लेकिन ये कहानी और पेचीदा है, इतना सिंपल हिस्ट्री है नहीं, और यही दिखाने का प्रयास मैं अपने आज के लेक्चर में करने वाला हूं। तो आई जस्ट स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। आशुतोष जी, प्लीज जस्ट इन्फॉर्म इफ माय स्क्रीन इज अवेलेबल। Is it visible, Ashutosh ji? Coming, yeah. Yes, sir. Okay. इसको बड़ा कर सकते हैं प्ले करके। जी सर, अब ठीक है। इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं निशान? सर मैंने अपने तरफ से फुल स्क्रीन किया हुआ है। अच्छा, प्ले करके देखिए।
सर मेरे तरफ से फुल स्क्रीन किया हुआ है। अच्छा, ठीक है, चलाइए। अच्छा, so the central argument in today's lecture is going to be, and I'll start with my central argument, क्योंकि मेरा जो पोजीशन है वो एक लीगल हिस्टोरियन के रूप में यहाँ आने वाला है। तो कई बार जब लीगल हिस्ट्री पर हम लोग बात करते हैं तो उसमें कई पेचीदगियां होती है, तो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट खोने लगता है। इसलिए मैं स्टार्ट अपने सेंट्रल आर्ग्यूमेंट से करूंगा और बाद में जाके उसको समराइज भी करूंगा लास्ट में, ताकि एक लिंक बना रहे। तो जो कोर आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि दैट इन द कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट द आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन acquired a position of uncertainty in the story of colonial dominance and the nationalist response to it. So on the one hand, what I'm going to argue is that British authorities practiced what I call selective censorship. अब ये selective censorship क्या है? It is the use of colonial laws as subject to the interests of the imperial design, which was believed to be best served by the colonial state maintaining an image of a neutral arbitrator of religious conflicts. ब्रिटिश राज हमेशा अपने आप को एक न्यूट्रल जज, जब भी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स होगा उसमें एक न्यूट्रल पार्टी के रूप में प्रेजेंट करने का प्रयास करती थी। सो एट टाइम्स ड्यू टू फियर ऑफ बीइंग ब्रांडेड एज बायस्ड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, एंड एट अदर टाइम्स in order to extract maximum benefit from such antagonisms, they exercised selective censorship. On the part of Indians, the argument for freedom of expression developed in relation to the language of opposition to the colonial rule. But there remained a marked ambiguity in their position over cases concerning religious propaganda. Although they favored freedom of expression, generally they, in all their documents, will find freedom of expression as a very important right that they are claiming. But they were never very sure about how to respond when the same freedom became instrument for what could be seen as religious vilification. And hence, a tacit consensus emerged that such freedom needed to be subjected to certain restrictions. If we start with the history of censorship of publications, it goes back to much before the 20th century. In fact, it starts the first recorded history of such intervention we find when Hickey's Bengal Gazette was stopped only 2 years after its inception, as it exposed private lives of company servants. तो पहला जो केस हमें सेंसरशिप का रिकॉर्डेड मिलता है, प्रेस सेंसरशिप का स्पेशली, वो हिक्की के बंगाल गैजेट से रिलेटेड है। लेकिन लार्ज स्केल में अगर ऑफिशियल इंटरवेंशन की बात की जाए तो पहला इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट सेंसरशिप एक्ट आता है 1799 में। इसको कहते हैं सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट। लॉर्ड वेलेस्ले इसे लेके आते हैं और उस समय एक डर था कि फ्रेंच इन्वेड करने वाले हैं। फ्रेंच और ब्रिटिश इंपीरियल जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें काफी टकराव इस पीरियड में था। आपको पता है कि उस समय यूरोप में भी वो टकराव देखने को मिल रहा था और कॉलोनीज में भी वो टकराव देखने को मिल रहा था। तो उस डर से पहली बार प्री सेंसरशिप का आइडिया सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट के द्वारा लाया गया और बाद में 1807 में इसके प्रोविजंस को सारे फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, चाहे वो बुक्स हो, चाहे पैम्पलेट्स हो, ट्रैक्ट्स हो, उस पर भी लागू किया गया। और इसमें क्या था, इसमें जो कंडीशंस थे वो ये थे कि पहला तो आपको अपने जो भी पेपर्स या आप जो भी पब्लिकेशन निकालेंगे उसमें आपका नाम प्रिंटेड होना चाहिए था। एवरी एडिटर and publishers detail had to be submitted with the government and all material had to put under scrutiny of the government. अब मॉडर्न टाइम्स में आपको लगेगा कि ये बड़ा नेचुरल चीज है, बिना नाम के और बिना इसके ऐसे भी पब्लिश नहीं होना चाहिए। लेकिन आप उस पीरियड के बारे में सोचिए जहां पहली बार इस तरह का कानून आ रहा है, उससे पहले इस तरह का कानून नहीं था। तो एक ड्रामेटिक टर्न माना जाता है, क्योंकि प्री सेंसरशिप का आइडिया कि आप कुछ भी पब्लिकेशन करने से पहले गवर्नमेंट से स्क्रूटनी कराएंगे, दैट वाज
introduced for the first time, and that is why it became very seminal and significant. This, however, was revoked in 1818 by Lord Hastings. लेकिन लॉर्ड हास्टिंग्स ने कंडीशन लगाया और वो उन्होंने कहा कि एडिटर्स विल हैव टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सक्लूड, एंड दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट व्हाट ही इज सेइंग, टू एक्सक्लूड मैटर्स likely to affect the authority of government or injure public interest. Now ये दोनों टर्म्स जो है, ये आपको अगर सेडिशन लॉ पता है और बाकी लॉज पता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना डेंजरस एक ओपनिंग दे रहा है। ये फ्रेज जो है likely to affect the authority of government और दूसरा जो फ्रेज है injure public interest, ये दोनों बड़ा वेग कॉन्सेप्ट है। इसको गवर्नमेंट या पीपल इन पावर या स्टेट जिसे हम कहते हैं वो कैसे इंटरप्रेट करेगा इसका कोई गारंटी नहीं होती है, और ये बड़ा थिन लाइन होता है सेंसरशिप और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बीच में, इस तरह का वेग फ्रेजेस जिसको कि हमेशा अथॉरिटी अपने बेनिफिट के लिए यूज करती है। 1823 में जॉन एडम्स ब्रॉट इन द लाइसेंसिंग रेगुलेशन, एंड दिस was again very significant because it was primarily directed against Indian language newspapers. और इसका एक बाय प्रोडक्ट ये हुआ कि उस समय राजा राम मोहन रॉय की एक अखबार चलती थी मिराल उल अकबर, उसे बंद करना पड़ा क्योंकि उन्होंने भी लाइसेंस नहीं लिया हुआ था। और इस दौर में अगर किसी फिगर को जो नेटिव रेस्पॉन्स के फॉर्म में देखा जाता है, एक बड़ा पायनियरिंग फिगर माना जाता है, वो राम मोहन रॉय को माना जाता है। और जब भी हम पढ़ते हैं राम मोहन रॉय के बारे में एज ए बिग फिगर इन टर्म्स ऑफ प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं, और प्राइमरली जो लोग लिखते हैं कि राम मोहन रॉय प्रेस फ्रीडम के हितकर थे और बहुत बड़े योद्धा थे प्रेस फ्रीडम के लिए, वो जो यूज करते हैं रिसोर्स, वो दो उनकी राइटिंग्स है, राइटिंग्स नहीं है बेसिकली, वो मेमोरियल्स है, मेमोरेंडम्स है, जो उन्होंने अपने अखबार बंद होने और इससे रिलेटेड और जो रेमिफिकेशंस 1823 के लॉ के बाद हो रहा था उसके खिलाफ एक रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट में भी भेजा और किंग जॉर्ज के पास भी भेजा, आस्किंग देम टू लुक इनटू द लॉ एंड रिपील इट। अगर आप ध्यान से इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे तो लोग इसका कंपैरिजन जॉन मिल्टन के एरोपाजिसिया से करते हैं, क्योंकि वो भी इसी तरह का एक डॉक्यूमेंट है जो कि प्रेस फ्रीडम की बात करता है इंग्लैंड में। लेकिन राम मोहन रॉय की राइटिंग में एक बड़ा सिग्निफिकेंट चीज है जिसको अक्सर जो स्कॉलर्स है वो मिस करते हैं, और वो ये है कि अगर इस किताब को बड़ा इन राइटिंग्स को बड़ा क्लोजली वॉच किया जाए तो कहीं भी वो अनब्रिडल्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहे। वो ये कहीं नहीं कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लिमिटलेस होना चाहिए। इनफैक्ट एक आर्ग्यूमेंट जो वो देते हैं कि क्यों ये लॉ गलत है, उसका आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि ऑलरेडी हमारे यहां ऐसे लॉज हैं जो लिबल, स्लैंडर और डिफेमेशन को लुक आफ्टर करते हैं, इसलिए नए लॉ की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ वो कहते हैं कि अगर कोई पब्लिकेशन ऑब्जेक्शनेबल है या सेडिशियस है तो राइटर और पब्लिशर को कल्पेबल होना चाहिए और उसको पनिश किया जाना चाहिए सेडिशियस राइटिंग को। यानी कि एक तरफ आप फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ आप इस तरह के लॉज को जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि राइटर्स और ऑथर्स को अपने लिमिट्स और अपने बाउंड्रीज में रहना चाहिए, सेडिशियस राइटिंग्स नहीं लिखने चाहिए, ऑब्जेक्शनेबल राइटिंग्स नहीं लिखने चाहिए, ऐसे राइटिंग्स नहीं लिखने चाहिए जो ब्रिटिश अथॉरिटी को क्वेश्चन या चैलेंज करे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो एक तरफ यू वांट फ्रीडम बट ऑल्सो वांट टू सेट इट्स बाउंड्रीज, ये एक बड़ा एम्बिगुअस पोजीशन देखने को मिलता है विच रिमेन्स रेलेवेंट to the nationalist responses in later years. It paved way for interpretation of these boundaries, and as you know, the colonial state
was an expert of it, and it always used these aspects, loose aspects or ambiguous positions to their advantage. These early examples of press censorship and the response actually sets the tone for what happens particularly after 1857. 1857 is an important marker, क्योंकि आपको पता है कि म्यूटिनी होती है और उसके बाद जो सत्ता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकल के ब्रिटिश गवर्नमेंट या क्राउन के हाथ में चला जाता है और डायरेक्टली जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करने लगती है। तो ब्रिटिश एटीट्यूड को समझने के लिए दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझने की जरूरत है। एक तो जो लॉज बन रहे हैं उस पीरियड में, चाहे वो ऑर्डिनेंसेस हो या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हो, जैसे कि एक्ट्स, प्रेस एक्ट्स वगैरह जिसके हमने बात की, और दूसरा जो लेजिस्लेटिव प्रोमलगेशंस है और पीनल कोड्स है, इंडियन पीनल कोड बना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बना, ये सब उसी फेज में बन रहा है। उसमें किस तरह के आइडियाज या किस तरह के कोड्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के रेस्पेक्ट में डाला जा रहा है, वो भी बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है। साथ ही साथ जो एग्जीक्यूटिव है वो इन लॉज का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, ये देखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि एक बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग बन सके। अगर हम ऑर्डिनेंस और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात करें तो प्री 1857 का हमने ऑलरेडी जिक्र कर लिया है। पोस्ट 1857 जो पहला गैग ऑर्डर लॉर्ड कैनिंग लेके आते हैं, वो इंटरेस्टिंगली इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स के खिलाफ लेके आते हैं। और कारण यह है क्योंकि 1857 की म्यूटिनी के बाद ये जितने यूरोपियन पब्लिशर्स थे इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस के, वो सरकारी अथॉरिटीज पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं। दे स्टार्ट claiming that the authorities were being too soft and indecisive against the rebels. जो रिबेल्स थे उनको पनिश नहीं किया जा रहा है या उनके साथ सॉफ्टली व्यवहार किया जा रहा है, इसको क्रिटिसाइज करते हुए बहुत सारी आ रही थी। तो उन्होंने गैग ऑर्डर्स पास कर दिया कि इस तरह का 1857 म्यूटिनी से रिलेटेड कोई भी पब्लिकेशन अलाउड नहीं होगा। 10 साल के बाद 1867 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कानून आता है, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट। और इसकी तैयारी एक्चुअली 1857 से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि प्रेस का रोल को बड़ा क्लोजली वॉच किया गया था म्यूटिनी के टाइम में, और ये देखा गया था कि प्रेस पैम्पलेट्स और ट्रैक्ट्स, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा था जो म्यूटिनी है उसको एक वाइड स्प्रेड फायर के रूप में बढ़ाने में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कानून इसलिए था क्योंकि एवरीवन वाज आस्क्ड टू कंपल्सरीली रजिस्टर and get license, and also that a copy of all publications was to be submitted to the government for preservation. Interestingly, कई amendments होते गए। आप देखें 1890 में amendment होता है, 1914 में amendment होता है, 1952-53, और ये कानून आज भी भारत में लागू है। Press and Registration of Books Act, this law is still there. जो सबसे significant कानून ब्रिटिश अथॉरिटीज लेके आते हैं वो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है। ये आता है इन द बैकग्राउंड ऑफ सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, जो कि 1878 और 80 के बीच तक हुआ, और ब्रिटिश अथॉरिटीज को लगता था कि द ब्रिटिश वॉर पॉलिसीज विल बी क्रिटिसाइज्ड, और इसीलिए उन्होंने एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाए। इंटरेस्टिंगली पहली बार इंग्लिश और वर्नाकुलर प्रेस को डिफरेंशिएट किया गया, और उस समय एस्ले एडन जो बंगाल के गवर्नर है, उन्होंने ओपनली डिफेंड किया इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को। और वो क्या कहते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि ऑन द होल द इंग्लिश प्रेस ऑफ इंडिया वेदर कंडक्टेड बाय यूरोपियंस और नेटिव्स, इंग्लिश प्रेस चाहे वो यूरोपियंस हो या नेटिव्स हो, बियर्स और इंग्लिश प्रेस नेटिव्स कौन चला रहे थे ये आप समझ सकते हैं। देयर वाज अ क्लास elites among the natives who were English educated and they were running this press, bears evidence of being influenced by a proper sense of responsibility and by a general desire to discuss public events in a moderate and responsible spirit. There is no occasion to subject that press to restraint, and therefore naturally enough it is exempted.
it would be a sign of great weakness on the part of government to bring it within the scope of this measure merely to meet a possible charge of partiality. मतलब कि ऑब्वियसली जो नेटिव्स थे वो काफी इसके खिलाफ मूवमेंट चला रहे थे कि केवल वर्नाकुलर प्रेस को ही क्यों इस तरह का गैग ऑर्डर्स या इस तरह का जो प्रेस एक्ट है उसके अंदर लाया गया, व्हाई नॉट फॉर ऑल काइंड ऑफ प्रेस। तो ये एक जस्टिफिकेशन देने का प्रयास किया गया है कि जो ब्रिटिश या यूरोपियन या नेटिव्स भी जो अंग्रेजी प्रेस है वो ज्यादा मतलब बड़ा मॉडरेट तरीके से और बहुत अच्छे भाषा में पब्लिक के इश्यूज को रेज करता है। दे आर नॉट वायलेंट इन देयर वर्ड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट, एंड दिस होल स्पिरिट कंटिन्यूड इवन आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द 20th century. Each important event in local or international politics that had the potential to engage and mobilize public opinion against the British administration was greeted with heavy censorship of the press in India. और एक टेबल मैंने बनाया है जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स है उस समय के और जो रेस्पॉन्स रहा है गवर्नमेंट का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हर इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स के रेस्पॉन्स में एक नया प्रेस एक्ट आया है। इस दौरान प्रेस एक्ट 1908 और 1910 आता है और कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स जैसे तिलक को का अरेस्ट होता है, उनको बर्मा भेजा जाता है 6 साल के लिए इसी प्रेस एक्ट 1908 के इस्तेमाल से। श्री अरबिंदो को अरेस्ट किया जाता है और फेमस जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके बाद अलीपुर जेल में उनको डाला जाता है इसी प्रेस एक्ट ऑफ 1908। तो ये फेज जो है ये प्रेस एक्ट को यूज किया जाता है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी इसी प्रेस एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है टू गैग द प्रेस, लोकल प्रेस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 लाया जाता है। सॉल्ट सत्याग्रह 1931 के अराउंड प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931 लाया जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट जब शुरू होता है तो गैग ऑर्डर्स ऑफ 1942 आता है। तो आप देखेंगे कि हर इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट या जो कि नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, जो कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को सवालिया घेरा या उनके पॉलिसीज को क्वेश्चन किया जा सकता था जिसके आधार पर या क्रिटिसाइज किया जा सकता था, ऐसे समय में हमेशा वो किसी ना किसी तरह के एक्ट्स के साथ आते हैं। Now, this is about ordinances and executive orders. Second is about the penal codes and the legislative promulgation. और इसमें मैं दो इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करने वाला हूं। पहला है sorry, I've written Thomas Metcalfe. It is not Thomas Metcalfe. It will be Macaulay. So please read it at Macaulay. Macaulay को हम लोग अलग अलग रूप में जानते हैं। सबसे ज्यादा फेमस जो है वो अपने एजुकेशन के आइडिया को लेके है, जिस तरह से उन्होंने इंडियन सिस्टम को क्वेश्चन किया था और मिनट्स ऑन एजुकेशन लेके आए थे, इसके कारण वो बड़ा पॉपुलर है। काफी मॉडर्न डिस्कोर्स में भी मकाउले को यूज किया जाता है। लेकिन उनके बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ही वाज द फर्स्ट लॉ मेंबर एंड हेड ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन। और मकाउले was a student of Jeremy Bentham. He was trained in the Benthamite tradition of legal discourse. और बेंथम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपना था कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। बेंथम चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड के लॉज को कोडिफाई किया जाए ताकि बड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच में हो कि क्या वो कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, उसके बाउंड्रीज क्लियर हो। हालांकि ब्रिटेन में ये कोडिफिकेशन ऑफ लॉ कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन वो सारे एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने कॉलोनियल कंट्रीज पर किए और यही करने के लिए थॉमस मकाउले को भी फर्स्ट लॉ मेंबर बनाया गया था। और इन्होंने ही आईपीसी जो इंडियन पेनल कोड है इसको क्रिएट किया। इस आईपीसी में जो 22वां चैप्टर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेके काफी इंटरेस्टिंग चीजें इन्होंने ऐड की जो कि काफी रिवॉल्यूशनरी है अपने समय के लिए। For example, libel or slander, they were added to the definition of defamation. दूसरा, he inserted that there was no division between speech and action. जॉन ऑस्टिन को जो लोग पढ़े हैं, जॉन ऑस्टिन इलोक्यूशनरी और परलोक्यूशनरी स्पीच एक्ट की बात करते हैं। जूडिथ बटलर मॉडर्न टाइम्स में परफॉर्मेटिव स्पीच की बात करती है, स्पीच दैट परफॉर्म्स। एंड हियर इज मकाउले जो 1833-35 के टाइम में ये कह रहे हैं कि स्पीच और एक्शन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है।
और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चेंज लाए वो ये that he claimed that offensive and insulting language should be treated as action and should be subject to criminal jurisprudence, क्योंकि उनका मानना था कि स्पीच का भी प्रभाव लोगों पर उतना ही बुरा होता है जितना एक्ट। आप किसी के साथ फिजिकल वायलेंस करते हैं या मेंटल और साइकोलॉजिकल वायलेंस करते हैं, दोनों एक ही जैसा माना जाना चाहिए। और उनका ये पूरा एक्सपीरियंस जो है इंडिया पर आधारित है। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं there is perhaps no country in which more cruel suffering is inflicted and more deadly resentment called forth by injuries which affect only the mental feelings। मतलब mental feeling के आधार पर इतना बवाल किसी और देश में होते मैंने कभी नहीं देखा है। और इसीलिए वो मानते हैं कि मेंटल, तो इस लैंग्वेज के कारण तीन जो इंपॉर्टेंट चेंजेस आए, इसको हम लोग देखते हैं। पहला, जो लोकल कॉन्टेक्स्ट, इंटॉलरेंस और वोलेटाइल कॉन्टेक्स्ट जिसको वो बोलते हैं, उसको आधार बनाया गया नए नए प्यूनिटिव लॉज बनाने के लिए। दूसरा, मेंटल इंजरी और फीलिंग ऑफ ऑफेंस, ये हम लोग नए समय में देखते हैं कि बार बार इस पर डिस्कशन होता है कि ऑफेंस जो है, ऑफेंडिंग लैंग्वेज और हेट स्पीच, ये सब का जो पूरा अंडरस्टैंडिंग है, इसको वो लेके आ रहे हैं लीगल जुरिस्प्रूडेंस के अंदर, और बोल रहे हैं कि मेंटल इंजरी और फीलिंग ऑफ ऑफेंस भी जो है, इसको भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और तीसरा, अगर आप इस तरह के क्रिटिसिज्म्स जो कि किसी को बुरा लग सकता है, ऐसे बातों को अगर आप रोकेंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वहां पर बाउंड्रीज ड्रॉ करेंगे, तो आप किसी रिलीजन का कभी भी क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिलीजियस क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज गोइंग टू ऑफेंड समवन बिकॉज द फॉलोअर्स विल ऑब्वियसली गेट ऑफेंडेड बिकॉज ऑफ दिस। तो ये पहली बार भारत के इतिहास में स्पीच एक्ट्स को एक्शंस के आधार, एक्शंस के समतुल्य माना गया, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको भी हमारे लीगल प्रोविजंस में जगह दी गई। दूसरा इंपॉर्टेंट फिगर, इनके बारे में थोड़ा कम बात होता है भारत के इतिहास में, लेकिन ये बड़ा सिग्निफिकेंट फिगर है, जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन। ये भी जेरेमी बेंथम के स्टूडेंट रहे हैं और जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल के कंटेम्पररी है। इनफैक्ट जेएस मिल ने जब ऑन लिबर्टी लिखा, तो मैंने जितने क्रिटिसिज्म्स पढ़े हैं ऑन लिबर्टी के, उसमें मुझे सबसे पोटेंट और सबसे पावरफुल क्रिटिसिज्म किसी का लगा है तो जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन का लगा है। इन्होंने एक पूरी किताब ऑन लिबर्टी के क्रिटिसिज्म पर लिख दिया, और उसका नाम था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और ये किताब इंटरेस्टिंगली उन्होंने लिखा था जहाज पे, जब वो भारत से इंग्लैंड की तरफ रवाना हुए। He was the law commissioner after Henry Maine. So after Macaulay, Henry Maine became the law commissioner, and after that James Fitzjames Stephen took over. Now on India, his position was same as Mill. आपको पता होगा कि जॉन जेएस मिल जो है वो अपने ऑन लिबर्टी के इंट्रोडक्शन में ही लिख देते हैं कि हमारी जो ये पूरी लिबर्टी के डिस्कोर्स है, ये सिविलाइज्ड सोसाइटीज के लिए है, भारत और चीन जैसे बार्बरिक सोसाइटीज के लिए नहीं है। और स्टीफेंस भी इसको एग्री करते हैं कि भारत बिल्कुल बार्बरिक सोसाइटी है एंड इट नीडेड डिसिप्लिन। बट ऑन हाउ टू डिसिप्लिन ही वाज टू रेडिकल, इवन मोर रेडिकल देन मिल, क्योंकि मिल तो फिर भी लिबरलिज्म के बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि आप बातचीत से और डिस्कशन और फ्री डिबेट से आप लोगों को सिविलाइज कर सकते हैं। लेकिन स्टीफन वाज वेरी क्लियर that you can only discipline a society like India was through the heavy hand of the state। और इनका ये पूरा रूप जो है, बहुत डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूं, अगर आप सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो देखेंगे, उसमें भी रिफ्लेक्शन मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका रोल रहा है, वो रहा है सेक्शन स्पेशल एक्ट नंबर 27 of 1870, और ये था सेक्शन 124A इन द आईपीसी, जिसको कि हम लोग पॉपुलरली सेडिशन लॉ कहते हैं। ये लाने का मेन रोल जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन का था। ये सेडिशन का लॉ जो है, ये आगे चल के आपको पता है कि किस तरह से आज भी हमारे देश के कानून में इसका इंपॉर्टेंट स्थान है।
और कई बार लोग बोलते हैं कि ये कानून जो है ये ब्रिटिश कानून है, इसको हटा देना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंगली स्वतंत्र भारत में भी कई बार इस कानून में अमेंडमेंट्स किए गए, और इस तरह के जितने कानून है, ऐसा कोई भी कानून नहीं आपको दिखेगा जिसे हम लोग जनरली तो साइडलाइन कर देते हैं ये कह के कि ये ब्रिटिश टाइम का कानून है, इसको हटा देना चाहिए, इसको रिपील कर देना चाहिए, चाहे वो सेक्शन 124A हो या फिर 295A हो। इस तरह के हर कानून में अमेंडमेंट्स हुए हैं, बकायदा इंडिपेंडेंट इंडिया में कई बार पार्लियामेंट में इन पर डिस्कशन हुआ है, और ये माना गया है कि इनका रेलेवेंस हमारे करंट सोसाइटी में है। तो इसीलिए जब भी हम इसको साइडलाइन करते हैं, ये कहते हैं कि ब्रिटिश कानून है और कॉलोनियल राज का कानून है, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इस तरह के कानूनों पर चर्चा और विचार पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के लीडर्स ने भी बकायदा पार्लियामेंट में बार बार किया है और इसको जारी रखा है। तो जितना हम उसको इस पूरे होलिस्टिक पिक्चर में देखेंगे, हम पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी और स्टेट के नेचर को भी समझने में मदद मिलेगी हमें। ये जो कानून फिट्जजेम्स स्टीफेन लेके आए थे, इसका अमेंडमेंट किया गया 1898 में, स्पेशली तिलक का पहला जो सेडिशन केस था उसके कारण। और भी उस तरह के केसेस आए थे। दो तिलक वाज हेल्ड गिल्टी एंड ही वाज सेंट टू 18 months इन प्रिजन, बट ऐसे बहुत सारे केसेस में, इंक्लूडिंग तिलक के केस में इन्होंने काफी अच्छा एक ओपोजिशन कोर्ट में किया था। इस कानून को डिफेंड करना कोर्ट में ब्रिटिश सरकार के लिए बड़ा दिक्कत हो गया कि तिलक को क्यों सेडिशन पर भेजा जाए इस कानून, क्योंकि जो कानून होता है उसका लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें क्या शब्दों का प्रयोग किया गया है उसको आपको जस्टिफाई करना होता है। तो उसमें बड़ा दिक्कत हुई। तो उस दिक्कत के कारण 1898 में इसमें सोचा गया कि इसको हम चेंज करते हैं, इसको थोड़ा और ऐड करते हैं, और इसके बाद डिसअफेक्शन टुवर्ड्स गवर्नमेंट को एक्सपैंड करते हुए हेट्रेड टुवर्ड्स गवर्नमेंट या कंटेम्प्ट टुवर्ड्स गवर्नमेंट को भी सेडिशन के लॉ के अंतर्गत लाया गया। इस पूरे प्रोसेस में 1898 के जो अमेंडमेंट हो रहा था, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ। 1890s का पीरियड आपको पता होगा कि कॉ प्रोटेक्शन मूवमेंट आर्य समाज का जो स्टार्ट किया गया था 1870s में, उसके कारण जो रिलीजियस पोलराइजेशन हुआ, उसके कारण कई जगहों पर कम्युनल वायलेंस और फ्रिंजी हो रहे थे, और साथ ही साथ ट्रैक्ट्स और पैम्पलेट्स लिखे जा रहे थे एक दूसरे के रिलीजन की बुराई करते हुए और फिगर्स की बुराई करते हुए, जिसके कारण काफी कम्युनल वायलेंस और राइट्स देखने को मिला। तो जब इस लॉ पर डिस्कशन होने के लिए कानून को लाया गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो जो इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने वहां डिमांड करना शुरू कर दिया कि जो रिलीजियस इंसाइटमेंट और हेट्रेड फैला रहे हैं लोग, उनके खिलाफ भी कानून बनाया जाए और उस कानून को सेडिशन के डेफिनेशन के अंतर्गत रखा जाए। यानी कि 124A का जो प्रोविजन है उसको एक्सपैंड करके रिलीजियस इंसाइटमेंट और हेट्रेड फैलाने वालों को भी सेडिशन के तहत पनिशमेंट मिलना चाहिए। और ये डिमांड किनसे आ रहा है? ये डिमांड आ रहा है जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो बाद में ये लॉ गई सेलेक्ट कमेटी के पास, और सेलेक्ट कमेटी ने कहा कि नहीं, ये सेडिशन लॉ है, इसका अपना एक प्रोविजन है। सेडिशन लॉ स्टेट के खिलाफ जब आप कुछ लिखते हैं या बोलते हैं, उस तरह से इसको परिभाषित किया गया था। तो काफी विवेचना के बाद ये सोचा गया कि हम एक और लॉ लेके आएंगे जो कि सेपरेटली इस इशू को डील करेगा। इसलिए हम देखते हैं कि उसके बाद सेक्शन 153A आता है, which makes it punishable for anyone who with words, and this is very significant, if you look at the language of the law, that gives you a lot of sense about how the colonial design was working. Anyone who with words, either spoken or written, promoted or attempted to promote feelings of enmity or ill will between different classes of subjects based on religion, race or other factors were punishable. 1927 में एक और लॉ लाया जाता है रिलीजियस कंट्रोवर्सीज के कारण ही, और इस पर मैं और थोड़ा विस्तृत चर्चा करूंगा जब मैं नेशनलिस्ट रेस्पॉन्स की बात करूंगा। वो है सेक्शन 295A। वहां पर भी
जो नेटिव्स थे वो लगातार डिमांड कर रहे थे कि इस तरह का कानून बनाया जाए जो रिलीजियस सिंबल्स और रिलीजियस फिगर्स जो है उनको प्रोटेक्ट करे। और इसीलिए सेक्शन 295A, जिसको कि पॉपुलरली वी कॉल इट द ब्लास्फेमी लॉ ऑफ इंडिया, वो बनता है। तो इस तरह के कानून और इस तरह के प्रोविजंस इंडियन पेनल कोड में बार बार सरकार ऐड करते, ये सब एक तरह से तर्कस में नए नए तीर डालने के बराबर था। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव एक्शन के एक्शन क्या था। ये तो हमने देख लिया कि उनके पास कानून क्या क्या थे, क्या किस तरह के कानून वो बना रहे थे, इससे एक पक्ष उनके अंडरस्टैंडिंग का हमें समझने को मिलता है। दूसरा है कि एग्जीक्यूटिव एक्शन क्या था, हाउ वर दे यूजिंग दीज लॉज। यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको केयरफुल अंडरस्टैंडिंग लेने की जरूरत है। द गवर्नमेंट्स प्रोविजन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ वाज वेरी कैलकुलेटिव। अगर कोई भी पब्लिकेशन was found to be against government policies or actions, there was a quick response, जो कि political writings जिसको आप कह सकते हैं। लेकिन on religious controversies they were very careful and calculated। और इसका एक जो कहीं ना कहीं मैसेजिंग है वो क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन में हमें देखने को मिलता है। 1858 में जब क्राउन के हाथ में पावर गई तो क्वीन विक्टोरिया ने प्रोक्लेमेशन, कई बार हम लोग इस तरह के प्रोक्लेमेशंस वगैरह पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हमें नहीं लगता है कि उससे कुछ तय होता है। लेकिन जिस संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं और जिस समय का हम बात कर रहे हैं उस समय इस तरह के आइडिया और इस तरह के थ्योरी का बड़ा इंपॉर्टेंट रेमिफिकेशंस होता है। क्योंकि जब क्वीन अगर कोई प्रोक्लेमेशन निकाल रही है तो पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी उसका डिस्कशन होता है। और याद रखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स दोनों पार्टियां हैं, रेडिकल्स भी हैं, और वहां पर सब लोग क्वीन विक्टोरिया के पक्ष में होंगे ये जरूरी भी नहीं है। तो इसलिए वो एक सिचुएशन होता है। इसलिए इस तरह के जब लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं तो उसका लैंग्वेज का बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो मैं ये मान के चलता हूं और जो भी लीगल स्कॉलर्स होते हैं वो मान के चलते हैं कि इस तरह के प्रोक्लेमेशंस को बड़ा केयरफुली ड्राफ्ट किया जाता है। आप इस प्रोक्लेमेशन को पढ़ें एक बार। ये कहता है, वी डिक्लेयर इट टू बी आवर रॉयल विल एंड प्लेजर दैट नन बी इन एनी वाइज फेवर्ड, none molested or disquieted by reason of their religious faith or observance। किसी भी भारतीय का religious faith और observance के कारण कोई भी exploitation नहीं होगा, किसी तरह का discrimination नहीं होगा। But all shall alike enjoy the equal and impartial protection of law। And we do, ये second part ज्यादा important है, and we do strictly charge to enjoin all those who may be in authority under us। ये अपने अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो ब्रिटिश अथॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत में, उनके लिए एक मैसेज है that they abstain from all interference with the religious belief or worship of any of our subjects on pain of our highest displeasure। अगर आप किसी तरह का इंटरफेरेंस उनके रिलीजियस बिलीफ और वर्शिप में करेंगे तो हम आपसे गुस्सा हो जाएंगे। एक तरह से आप इसको बड़ा सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, इट विल कॉज पेन ऑफ आवर हाईएस्ट डिस्प्लेजर। हम आपसे गुस्सा हो जाएंगे, आपसे ये हो जाएंगे। तो इस तरह का मैसेजिंग उस समय एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ब्रूटिनी में जो रिलीजियस रीजंस था उसके कारण ये आया और एक मैसेज गया कि हम रिलीजियस इश्यूज पर बहुत ज्यादा एक्शन नहीं लेंगे। और इसका प्रभाव हमें उस समय के जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स रहे या अथॉरिटीज रहे उनके एक्शंस में भी दिखता है। फॉर एग्जांपल कॉ प्रोटेक्शन मूवमेंट का ही पीरियड है 1893 का। लॉर्ड लैंसडॉन और अर्ल ऑफ कंबरले के बीच में एक वार्तालाप है जो ब्रिटिश लाइब्रेरी में मुझे मिला। अर्ल ऑफ कंबरले पूछ रहे हैं व्हाई डिस्टर्बेंसेस आर बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट देन इन पास्ट ईयर्स। पहले के मुकाबले अब जो है डिस्टर्बेंसेस ज्यादा क्यों हो रहा है। लैंसडॉन बोलते हैं वन ऑफ द कॉजेज टू which this is due in our opinion beyond all doubt is the greater frequency of communication and the interchange of news। यानी कि प्रेस के कारण हो रहा है। He also mentions rapid dissemination of news and increasing activity of controversy carried on through the press as primary cause of spread of violence। और उनको बड़ा
क्लियर आइडिया है कि क्या हो रहा है, किस तरह से ये माहौल खराब हो रहा है, किस तरह के राइटिंग्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेस्डॉन आगे बोलते हैं, वन ऑफ देम, एक प्रेस के एक पिक्चर के बारे में वो बात कर रहे हैं कि जिसको पब्लिश किया गया और काफी वाइडली उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। वन ऑफ देम फॉर इंस्टेंस डिपिक्ट्स ए काउ in the act of being slaughtered by 3 Mohammedan butchers and is headed the present state. Another exhibits a cow in every part of whose body groups of Hindu deities and holy persons are shown. गाय का फोटो है जिसमें कि उनके बॉडी पर हिंदू देवी देवताओं का पिक्चर है और उनके बगल में being assailed by a monster with a drawn sword entitled the Kali Yuga, but which has been largely understood as typifying the Mohammedan community. एक राक्षस एक गड़ासा लेके या तलवार लेके उसको काटने जा रहा है और उस राक्षस को मोहम्मदन के या मुसलमान के रूप में प्रेजेंट करने का प्रयास किया। और ये पैम्पलेट जो है, ये पिक्चर जो है, लिथोग्राफ जो है, इसको काफी प्रेस में पब्लिश करके डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यानी कि इतना एक्यूरेट आइडिया है इनको कि कैसे ये आग भड़क रही है, कैसे ये कंट्रोवर्सी हो रहा है, लेकिन they don't take any action to prevent it. They don't stop this. Even when some kind of censorship is imposed in these religious controversies, it was on the pretext of appeals from local officers who were primarily natives. अगर कोई कभी कदार इन्होंने इस तरह के रिलीजियस कंट्रोवर्सीज में कोई एक्ट किया भी तो लोकल ऑफिसर्स के रिकमेंडेशन पर, और वो लोकल लीडर्स, लोकल ऑफिसर्स कौन होते थे? भारतीय होते थे। एक एग्जांपल मैं देता हूं, 1879 मुरादाबाद की का केस है। मुंशी इंदरमान आर्य समाजी हैं, ये मुसलमान समुदाय के प्रैक्टिसेस और इस्लाम के खिलाफ और प्रॉफिट के खिलाफ काफी एक्सटेंसिवली लिखते हैं और पब्लिश करते हैं, पैम्पलेट्स एक्सेट्रा, और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मुस्लिम समुदाय के जो ग्रुप्स हैं उन्होंने इसके खिलाफ रेस्ट्रिक्शन और पनिशमेंट रिक्वेस्ट किया, और काफी प्रेशर होने के बाद मजिस्ट्रेट ब्रिटिश व्यक्ति था, यूरोपियन था, उन्होंने एक हेवी फाइन लगाया और ऑर्डर किया कि सारे जो भी राइटिंग्स हैं इंदरमान के पास उसको जला दिया जाए। दिस रेफरेंस यू विल आल्सो फाइंड इन आयशा जलाल्स बुक सेल्फ एंड सोसाइटी। तो इंदरमान को जला देने बोला गया सारे पैम्पलेट्स और राइटिंग्स को। अब पता चला कि ये जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आया है वहां के लोकल डिप्टी कलेक्टर के रिपोर्ट के आधार पर आया है, और वो डिप्टी कलेक्टर जो है मुसलमान है। तो जो हिंदू थे और स्पेशली जो आर्य समाजी थे वो इसके खिलाफ फिर उन्होंने एक माहौल बना दिया, कम्युनल माहौल, ये कहते हुए कि गवर्नमेंट जो है मुसलमानों के बिहेस्ट पर काम करते हुए हिंदुओं के खिलाफ टिरनी और ऑपरेशन का इस्तेमाल कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरह के कोनंड्रम की बात कर रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमेशा इस तरह के ब्रांडिंग से बचना चाहती है, और इस कारण से ब्रांड होने के कारण और कम्युनल फ्रेंजी वहां बढ़ गया। इस पूरे डिस्कशन को अगर देखा जाए, जो एग्जीक्यूटिव एक्शन हो या लॉ बनाने की प्रक्रिया हो, तो इससे ब्रिटिश एटीट्यूड का पता चलता है। क्या पता चलता है? इट इज एविडेंट that on one hand the British authorities were not averse to the idea of framing new laws to control what they held to be misuse of freedom of speech and expression. नए कानून वो बना रहे थे। However, they were very selective in the use of these laws, especially when it involved the subject of religion. As on the one hand, they wanted to project their non-interference on religious matters of the colonial subjects, and on the other hand they feared that if they acted against members of one community they would be blamed on favoring the other, जो इंदरमान के केस में हुआ। So unlike the political subjects, the government acted in the controversies over religion very selectively, considering all the risks and benefits involved. जो इमेज है एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर का, एक बेनोवेलेंट रूलर का, उस इमेज को धक्का ना पहुंचे
और एक लेजिटिमेसी का पोजीशन होते हुए एक्ट करे, ये पूरा कैलकुलेटिव स्टेप होता था, इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी पर आधारित। क्या इससे ब्रिटिश कहां एक्ट करने से, कहां सेंसर करने से ब्रिटिश गवर्नमेंट को या अथॉरिटी को क्या फायदा होगा। तो एक तरफ पॉलिटिकल राइटिंग्स पर तुरंत एक्ट किया जा रहा है, वहीं रिलीजियस राइटिंग्स को बड़ा पॉलिटिकली यूज किया जा रहा है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और अथॉरिटीज के बेनिफिट के लिए। तो ये मेरा पहला हिस्सा है आर्ग्यूमेंट का। दूसरा आइडिया, दूसरा एस्पेक्ट जो है वो नेशनलिस्ट या नेटिव रेस्पॉन्स का। अब ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जहां भी डायरेक्ट पॉलिटिकल राइट्स को, राइट्स तो हालांकि उस समय था नहीं, पॉलिटिकल राइटिंग्स को जब भी प्रोस्क्राइब किया या सेंसरशिप लॉज आए तो उसके खिलाफ खुल के लिखा गया। देयर वर प्रोटेस्ट इन राइटिंग और कंप्लेंट्स टू हायर अथॉरिटीज, या कोर्ट रूम्स बिकेम इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ ओपोजिशन बाय द नेशनलिस्ट। वहां पर जो कई वकील थे, इनके अच्छे अच्छे वकील, वो ब्रिटिश लॉज को क्वेश्चन करते थे, उसके स्कोप को क्वेश्चन करते थे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्ट रूम एक साइट बनता है इस तरह के डिबेट्स का और जो कंटेस्टेशंस है उसके लिए। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जैसा मैं पहले ही बताया कि उनके हर डॉक्यूमेंट में, चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल देखिए 1895 का, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल देखिए 1925 का, नेहरू रिपोर्ट देखिए, कराची रेजोल्यूशन देखिए या सप्रू रिपोर्ट, इन सब में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक फंडामेंटल पोजीशन दिया गया है। इसलिए शायद जब भारत आजाद हुआ तो एक फंडामेंटल राइट के रूप में उसको रिकॉग्नाइज किया गया। लेकिन ऑन द कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू रिलीजन, द रेस्पॉन्स वाज वेरी एम्बिगुअस। अब पार्था चैटर्जी ने जो डिफरेंशिएशन किया है इनर और आउटर रेम का, उसके बारे में हम सबको पता है। जहां वो बोलते हैं कि आउटर रेम में द नेशनलिस्ट एक्सेप्टेड द सुपीरियरिटी ऑफ द कॉलोनियल रूलर्स एंड ट्राइड टू इरेडिकेट द कॉलोनियल डिफरेंस। In the inner realm, they try to protect it as essential aspect of the spiritual realm. लेकिन ऐसे केसेस में क्या हो जहां स्पिरिचुअल या इनर रेम की चीजों को पब्लिक डोमेन में या पब्लिक स्फीयर में या पब्लिक डिस्कोर्स में लाया जाए। और यही रिलेशनशिप है रिलीजन का प्रेस के साथ। इस पीरियड में हम देखते हैं 1870s के बाद से ही कि पैम्पलेट्स, ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म के लिए हुआ। दोनों धर्म, मुसलमानों ने भी किया, हिंदुओं ने भी किया, एक दूसरे के धर्म को गाली देने के लिए, एक दूसरे के रिलीजियस फिगर्स को क्वेश्चन करने के लिए। तो प्रेस जो एक आप कह सकते हैं कि आउटर रेम का एस्पेक्ट है, उसका इस्तेमाल इनर रेम को एक्सप्लॉइट और उसको विलिफाई करने के लिए किया जा रहा है। तो रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए, इसके बारे में पार्था चैटर्जी हालांकि बात नहीं करते, बट इट हैज टू बी सीन एज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रोटेक्शन बीइंग प्रोवाइडेड टू द इनर रेम। और यही नेशनलिस्ट ने भी किया। ये मेरा आर्गुमेंट है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने इनर रेम को तवज्जो देते हुए उसको प्रोटेक्ट करने का कोशिश किया। हमने देखा, मैंने पहले भी बताया कि 153A हो, कंप्लीटली इंडियन डिमांड, इंडियन नेटिव्स के डिमांड पर यह लॉ लाया गया है। ऐसा ही 295A के साथ होता है। 295A के बारे में मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आपको उसके बारे में पढ़ना है तो बड़ा कई राइटिंग्स है। जूलिया स्टीफेंस की एक आर्टिकल है, नीति नायर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है हिस्टोरिकल रिव्यू में। मेरा भी एक आर्टिकल पब्लिश है 295A को लेके। तो वहां पर हमने काफी डिटेल्स में इस पर चर्चा की है कि क्या उसका ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस रहा है और कैसे वो आगे बढ़ता है। यहां पर मैं ब्रीफली इस केस के बारे में बात करना चाहूंगा, जो कि रंगीला रसूल केस जिसको कहा जाता है, और कैसे एक रिलीजियस कंट्रोवर्सी एक नए लॉ को जन्म देती है जो आज भी हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डिफाइन कर रहा है। 1920s का पीरियड है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट के टाइम में जो एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाने का प्रयास हुआ था, वो पीरियड खत्म हो चुका है और कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म ने वापस उसका रूप ले लिया है। आर्य समाज ने संगठन के नाम पर
और शुद्धि के नाम पर एक नया मूवमेंट लॉन्च किया। और इस पीरियड में 1920s में हम देखते हैं कि काफी पैम्पलेटरिंग हो रहा है, एक दूसरे के रिलीजन को क्वेश्चन, उसके प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन, एक दूसरे के रिलीजियस सिंबल्स और रिलीजियस आइडेंटिटीज को विलिफाई करना, ये चल रहा है। इसी पीरियड में एक पैम्पलेट आता है 19वीं सदी का महर्षि, जहां दयानंद सरस्वती को क्वेश्चन किया जाता है, कंडेम किया जाता है, और सत्यार्थ प्रकाश को कंडेम किया जाता है। इसके खिलाफ आर्य समाजियों ने कंप्लेन किया, गवर्नमेंट के पास गए कि इसको बैन किया जाए और राइटर को पनिश किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट कुछ की नहीं। इसके रेस्पॉन्स में राजपाल नाम का एक युवक है, वो एक पैम्पलेट लिखता है, रंगीला रसूल। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक पॉलेमिकल ट्रैक्ट है, प्रॉफिट के आइडेंटिटी और उनका जो एक मान सम्मान है उसको ठेस पहुंचाने वाला पैम्पलेट है। ऑब्वियसली नेचुरली मुस्लिम्स स्टार्ट प्रोटेस्टिंग और राजपाल को गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये मैं इस पॉइंट को बाद में भी रेज करूंगा, लेकिन जो पहला पैम्पलेट आता है वहां पर कंप्लेन पर गवर्नमेंट एक्ट नहीं करती है। सेकंड कंप्लेन पर, राजपाल के खिलाफ जो कंप्लेन होता है उस पर गवर्नमेंट एक्ट करके उनको अरेस्ट करती है। लोअर कोर्ट में उनको पेश किया जाता है, गिल्टी माना जाता है। इसके बाद वो फाइनल अपील करते हैं। राजपाल का केस बड़ा सिग्निफिकेंट है। इनके केस में एक ऐसा पोलराइजेशन क्रिएट होता है जिसमें कि आप देखेंगे कि हाईकोर्ट में कई नामी गिरामी हस्ती, उस समय के जो हिंदू लॉयर्स थे और मुस्लिम लॉयर्स थे और जो सरकारी लॉयर्स थे, उनमें काफी डिबेट जो कोर्ट रूम में होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कौन कौन फिगर्स उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो फाइनल अपील जो होता है उनका हाईकोर्ट में होता है। हाईकोर्ट में जस्टिस दलीप सिंह बैठते हैं। नॉर्मली उनके, दलीप सिंह के रिलीजन को क्वेश्चन किया जाता है कि वो हिंदू थे, लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं है कि दलीप सिंह एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन थे, और बाद में इस आर्ग्यूमेंट को विड्रॉ भी किया जाता है। तो जस्टिस दलीप सिंह वहां पर बैठे थे, और जस्टिस दलीप सिंह ने बड़ा इंटरेस्टिंगली कहा कि 153A जो हमारे पास अवेलेबल लॉ है, इसके दायरे में रंगीला रसूल केस आता ही नहीं है, और इसीलिए राजपाल को टेक्निकल ग्राउंड्स पर छोड़ देना चाहिए। एंड ही वेरी रिलक्टेंटली, उन्होंने पूरा ट्रैक्ट पढ़ा और उन्होंने कहा कि इससे भद्दा पीस ऑफ राइटिंग मैंने कभी नहीं देखा है, ये बहुत डिमीनिंग है, ये मुस्लिम रिलीजन को और प्रॉफिट के खिलाफ बहुत गंदी गंदी बातें कहता है, दलीप सिंह कह रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऑलरेडी अवेलेबल लॉज के दायरे में आए। So he very reluctantly acquitted the petitioner as he believed that there was, as the subject in question, malicious satire on the personal life of a religious teacher, was outside the purview of section 153A. यहीं पर he further suggested that if such writings were to be convicted, there was a need to passage of a new law, एक नया law आना चाहिए, by which the publication of pamphlets published with the intention of wounding the religious feelings of any person or insulting the religion of any person might be made criminal. ऐसा लॉ लाना चाहिए जो कि कोई अगर किसी के रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करता है या ऑफेंड करता है तो उसको पनिश किया जा सके। 153 के तहत वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। जैसे ही राजपाल को छोड़ा गया, कॉमनल क्लासेस बिगैन ऑल ओवर पंजाब। Government was blamed of siding with the Hindus because the judge gave a favorable decision protecting the Hindu. So again government's image was being tarnished everywhere. इसी बीच में एक और केस आता है, रिसाला वर्तमान केस। ऐसा ही राइटिंग देवी शरण शर्मा को अरेस्ट किया जाता है। और देखिए गवर्नमेंट इतनी अर्जेंसी दिखाती है कि उस समय उनका जो सबसे भरोसेमंद जस्टिस थे, जस्टिस ब्रॉडवे, वो छुट्टियों पर थे। वो छुट्टियों पर गए हुए थे, बॉम्बे छोड़ के जा रहे थे। उनको विशेषकर उनकी छुट्टी कैंसिल की जाती है और विशेष साधनों के द्वारा उनको इस केस में हाजिर होने कहा जाता है और कहा जाता है कि आपको इस केस में बैठना है, आपकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। यानी कि पूरा अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट का था कि हमें इस केस में क्या जजमेंट चाहिए, क्योंकि ये भी केस सेक्शन 153A के तहत जज किया जाने वाला था। और ब्रॉडवे वहां जाते हैं
और वो साफ साफ कहते हैं कि एनी क्रिटिसिज्म ऑफ ए रिलीजियस लीडर वेदर डेड ऑफ और अलाइव फॉल्स विद इन सेक्शन 153A, और इस आधार पर पब्लिशर को पनिश भी किया जाता है। तो गवर्नमेंट एक तरह से मैसेज दे रही है कि नहीं, हम लोग हिंदुओं के साथ या मुसलमानों के साथ नहीं है, हम जस्टिस के साथ हैं, और जो गलती जस्टिस दलीप सिंह ने की उसको हम ओवरकम एक नए जजमेंट के तहत कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड एंड दे कंटिन्यू टू प्रोटेस्ट डिमांडिंग एन, अभी इन्होंने पकड़ लिया था दलीप सिंह ने जो कहा, दलीप सिंह ने कहा था कि और कानून होना चाहिए जिससे कि इस तरह के रिलीजियस सिंबल्स और जो रिलीजियस फिगर्स उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि किसी धर्म में मान्यता रखने वाले का रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट ना हो। तो उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया कि एक लॉ बनाइए जिसके तहत प्रॉफिट का कोई भी मजाक उड़ाए या मुस्लिम रिलीजियस सिंबल्स का मजाक उड़ाए तो उसको पनिश किया जा सके, एक लॉ हमें चाहिए। एंड दे वर हेल बेंट। पंजाब में उन्होंने काफी स्ट्राइक्स वगैरह कर दी। हेली जो वहां के गवर्नर थे वो बड़े परेशान हो गए। इसी दौरान 1920s में चूंकि कॉमनल क्लासेस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो गांधी के सजेशन पर कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ बातचीत कर रही थी कि हम कैसे अपने जो बीच ये दूरियां हैं इसको खत्म करके इंडिपेंडेंस के लिए एक यूनाइटेड फ्रंट फिर से तैयार कर पाए। शिमला में इसकी मीटिंग होने वाली थी, 1927-28 की बात है। और उसी के पहले एक गुडविल जेस्चर ही कहें, एसएस अयंगर जो उस समय कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, वो इस केस से रिलेटेड एक कांग्रेस का पर्चा प्रेस रिलीज निकालते हैं और वो कहते हैं इसमें, इफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू लिव इन यूनिटी, टेम्पलेटरिंग, vilifying religious figures and attacks on religious practices must be stopped at all cost। उसको बंद करना होगा, और बंद करने के लिए जो भी करना पड़े वो करना जायज है। यानी कि आप देखिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस का पोजीशन लगभग एक ही है कि कानून बनना चाहिए जिससे हिंदू और मुस्लिम के बीच में ये जो रिलीजियस विलिफिकेशन है इसको रोका जा सके। हेली जो पंजाब के गवर्नर है, उन्होंने सजेशन दिया कि आप लॉ तो बनाइए, लेकिन ये लॉ केवल प्रॉफिट को बचाने के लिए मत बनाइए या मुस्लिम्स के फेवर में मत बनाइए। प्रोटेक्ट ऑल रिलीजन्स एज इट विल हेल्प इन गेटिंग नेसेसरी सपोर्ट फ्रॉम ऑल द सेक्शंस। हिंदू मुस्लिम सब लोग या क्रिश्चियंस भी, उनका भी सपोर्ट मिलेगा। और इसके आधार पर हम देखते हैं कि सेक्शन 295A बनता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल में इस पर डिस्कशन होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब ये आता है लॉ, तो नेटिव्स का क्या रेस्पॉन्स है? उस समय तक काफी अच्छा रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों का था। मुस्लिम लीग के भी लोग थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग भी थे, हिंदू महासभा के लोग भी थे। Some of them raised the issue like how it will give more powers in the hands of government. Others complained that earlier laws were enough to deal with the issue. Some pointed it might affect historical and cultural research. But most people in the house agreed that the emergent context outside needed an immediate solution. इस आधार पर इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया और सेलेक्ट कमेटी में मेजॉरिटी इंडियंस का था उस समय। उन्होंने इस बिल को मंजूरी दी और वापस हाउस में डिस्कशन के लिए भेज दिया। इन डिबेट्स दैट फॉलोड, concentration was more on how religious feelings were hurt and offended and not on how the bill could impact the future of freedom of expression। कोई ये बात नहीं कर रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के फ्यूचर को कैसे अटैक होगा इस तरह के कानूनों से। सब ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से इन पैम्पलेटरिंग वगैरह के कारण लोगों और समुदायों के बीच में छूट पड़ी है और कम्युनल वायलेंस हुआ है। Both Muslim League and Congress and Hindu Mahasabha people were satisfied with the bill because it took care of vilification against religious figures। सबको satisfaction था और इसीलिए बिना ज्यादा डिबेट डिस्कशन के ये बिल पास हो जाता है। डिबेट्स होती है, लेकिन डिबेट्स का जो मेन मुद्दा था
वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था, वो ये था कि किस तरह से ये बिल जो है वो पोटेंट हथियार हो सकता है जो विलिफिकेशन रिलीजियस फिगर्स और रिलीजियस सिंबल्स का होता है, जो ऑफेंड किया जाता है दूसरे कम्युनिटी के फीलिंग्स को, उसको रोकने में कितना प्रभावी हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस पर पूरा डिस्कशन बेस्ड था। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं था उस तरह का इन डेप्थ। सो द लॉ बिकेम फेमस एज द ब्लास्फेमी लॉ ऑफ इंडिया एंड पास्ड विदाउट मच ऑब्जेक्शन। द इंसिडेंट्स, ये जो इंसिडेंट्स हुए around the controversy highlighted that there was a kind of legitimacy among the natives for the colonial legal system. अब देखिए कि जब कोर्ट ने राज्यपाल को छोड़ दिया तो मुस्लिम ग्रुप्स कोर्ट के खिलाफ ब्रिटिश अथॉरिटीज को लिख रहे हैं, पिटिशन कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोर्ट हैज फेल्ड टू प्रोटेक्ट आवर प्रॉफिट फ्रॉम इंसल्ट। यानी कि एक लेजिटिमेसी जो कॉलोनियल लॉज और कॉलोनियल लीगल सिस्टम के प्रति है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका था। इट शोज अ कॉन्फिडेंस दैट द masses had on the legal system as the protector of their faith and beliefs, something that they claimed had been undermined in this case. Even the Hindu protest, जो वर्तमान केस में देवी शरण शर्मा को अरेस्ट किया गया ब्रॉडवे के जजमेंट के बाद, उसके बाद आर्य समाज के लोगों ने भी उसी तरह का एक मोबिलाइजेशन किया। इवन इन द हिंदू प्रोटेस्ट, colonial state was questioned as being succumbed to the pressure of Muslim agitators, thereby not acting rationally or objectively or independently as it had always claimed. ये कहा गया कि colonial authorities जो है वो रैशनली और इंडिपेंडेंटली उन्होंने एक्ट नहीं किया है, दे हैव एक्टेड इन द प्रेशर ऑफ द मुस्लिम एजिटेटर्स। तो कहीं ना कहीं एक लेजिटिमेसी ब्रिटिश लॉ और ब्रिटिश लीगल सिस्टम को ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है इस पीरियड तक। पीपल हैव एक्सेप्टेड इट एज अ प्रोटेक्टर ऑफ देयर इंटरेस्ट व्हेन द इशू ऑफ कम्युनल राइट्स और रिलीजियस contestations comes up. And this legitimacy ensured that the debates around freedom of expression and communalism interacted to produce a regime of censorship defined by colonial laws. Colonial laws को सबने सर्वो सर्वा मान लिया और उनके लीगल सिस्टम को भी एक लेजिटिमेसी प्रदान कर दी। सिमिलर एक और इंसिडेंट का बात करते हुए मैं अपने लेक्चर को बंद करूंगा। सत्यार्थ प्रकाश, जो आपको पता है कि दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखा गया था 1875 में, 1944 में सिंध के मुस्लिम लीग गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया। और वहां पर जिस तरह से रेस्पॉन्स जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उनका जो आया, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हमारे सामने लाता है। 3 लोगों के बारे में मैं केवल जिक्र करूंगा, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। गांधी, नेहरू और मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। गांधी हरिजन में लिखते हुए लिखते हैं कि दिस बुक वाज द मोस्ट रेवर्ड बाय आर्य समाज फॉलोअर्स एंड वाज लाइक बाइबल फॉर क्रिश्चियंस एंड कुरान फॉर मुस्लिम्स, इसलिए उसको बैन नहीं करना चाहिए था। हालांकि 1924 में यंग इंडिया में इसी सत्यार्थ प्रकाश के बारे में लिखते हुए 1924 में, मतलब 1944 से 20 साल पहले उन्होंने लिखा था that I have not come across a more disappointing book ever written for its rhetorical and polemical content. इसी सत्यार्थ प्रकाश को वो क्रिटिसाइज किए थे 1924 में, और 1944 में जब उसको बैन किया गया तो वो उसके खिलाफ लिख रहे हैं। गांधी in principle was against banning of books. He saw it as a problem of lack of tolerance, both in the author and the reader. जो हमने रंगीला रसूल केस के बारे में भी बात की, यहां पर भी इस केस के दौरान भी गांधी ने यंग इंडिया में काफी लिखा आर्टिकल्स, और उन्होंने लिखा कि किस तरह से ये पैम्फलेटरिंग जो चल रहा है, इसका कारण ये है कि हमारे जो कम्युनिटी लीडर्स हैं
वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। जो टॉलरेंस की भावना समुदायों के बीच में होनी चाहिए, उसको जगाने में विफल रहे हैं कम्युनिटी लीडर्स। इसीलिए इस कारण जो कॉम्पिटिटिव टेम्पलेटरिंग हो रही है दोनों धर्मों के बीच में, ये हो रही है। वो कभी भी बैनिंग या प्रोहिबिशन के सपोर्ट में नहीं थे। इन प्रिंसिपल वो बैनिंग ऑफ बुक से खिलाफ थे, लेकिन क्यों खिलाफ थे? क्योंकि उनको ये एक मैटर ऑफ टॉलरेंस, लैक ऑफ टॉलरेंस लगता था कि अगर आप किताब को बैन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं समुदायों में टॉलरेंस नहीं है, इसलिए डिमांड बैन का उठ रहा है। और जो ऑथर लिख रहा है उसके भी मन में दूसरे समुदाय के लिए टॉलरेंस नहीं है, इसलिए वो ऐसा लिख रहा है। तो ये प्रॉब्लम टॉलरेंस का प्रॉब्लम है गांधी के लिए। सो ही इज लोकेटिंग द एंटायर प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट आई वांट टू से, ही इज लोकेटिंग द एंटायर प्रॉब्लम एज ए प्रॉब्लम ऑफ टॉलरेंस अमंग कम्युनिटीज एंड रिलीजियस ग्रुप्स. For Nehru, it is a question of religious rights. How it is an attack on religious rights and how it can convert into an attack on civil liberties. और नेहरू लिखते हैं कि मैं अगर पोजीशन में रहूं, पावर पोजीशन में लिखते हैं बड़ा क्लियरली, वो यंग इंडिया में लिखते हैं कि अगर मैं पावर में होता तो मैं कभी भी किसी भी तरह का बैन ऑर्डर नहीं करता या किसी भी तरह का इस तरह के सेंसरशिप को नहीं प्रमोट करता। लेकिन जब वो पावर में आते हैं तो नेहरू क्या करते हैं हम सबको पता है। कई किताबों को इंडिपेंडेंट इंडिया में नेहरू के समय में बैन किया गया। ऑब्रे मेनन की रामा रिटोल्ड को बैन की गई। इस तरह की कई किताबें हैं। मुखर्जी, एसपी मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये इसको हिंदुइज्म के खिलाफ एक अटैक के रूप देखते हैं। अब इन सब के रेस्पॉन्स को अगर हम कोलेट करें, कोई भी इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के थ्रेट के रूप में नहीं देख रहा है या केस ऑफ सेंसरशिप बाय द स्टेट नहीं देख रहा है। उनके अपने अपने कारण है। वो सेंसरशिप के वो बुक के बैनिंग के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन इसको कभी कोई भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के डिस्कोर्स पे लोकेट नहीं कर रहा है। None saw it as a threat to freedom of expression or a case of censorship by state on a book that was in existence for 7 decades. 7 दशकों से 1875 से किताब थी पब्लिक में, और 75 साल के बाद 70 साल के बाद आप उस किताब को बैन कर रहे हैं। इसका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ एक रिलेशन है उसको कोई हाईलाइट नहीं कर रहा है। इन सब केसेस को अगर देखा जाए तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर वाज नो कंसेंसस ऑन व्हाट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाज एंड हाउ फार स्टेट एक्शन वाज जस्टिफाइबल। और दूसरा, कोई एग्रीमेंट नहीं था अबाउट हाउ मच फ्रीडम इज टू मच फ्रीडम, क्या लिमिट होना चाहिए फ्रीडम का। लेकिन एक टैसिट कंसेंसस, एक अंदरूनी तौर पर कंसेंसस डेवलप हो चुका था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लिमिट करना आवश्यक है, वो अनब्रिडल्ड नहीं हो सकता है। When the same leaders sat to produce the Constitution of India in the backdrop of partisan and religious frenzy that followed, though freedom of expression was granted the position of fundamental rights, it included 8 caveats that defined its limits. Article 19(1) or 19(1)A और Article 19(2), इनको अगर आप क्लोजली देखेंगे तो आपको ये कैवियट्स नजर आ जाएंगे कि किन टर्म्स पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लिमिट किया गया है। मोर इंपॉर्टेंटली, द कैवियट्स लाइक, इस तरह के कैवियट्स यूज किए गए, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, इनको कभी एक्सप्लेन नहीं किया गया है, कहीं एक्सप्लेन नहीं किया गया है। इतने डिबेट्स के बावजूद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, इन आइडियाज, इन फ्रेजेस, इन शब्दों को एक्सप्लेन नहीं किया गया कि इसका क्या मतलब होगा, और इसको कोर्ट्स के ऊपर छोड़ दिया गया। और कोर्ट्स ने इसको किस तरह से डिफाइन किया, मैं आज के लेक्चर में इसको नहीं ला रहा हूं, लेकिन उससे और ये जो कंफ्यूजन है, ये और एम्बिगुअस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैसा है, क्या होना चाहिए और उसके लिमिटेशंस क्या होना चाहिए, इसको लेके और कंफ्यूजन बढ़ा ही, कहीं से कम नहीं हुआ, ड्यू टू लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशंस। At the same time, all IPC, CRPC laws related to censorship were continued and amended time to time since independence to be used even in the modern times. तो इसलिए मैं
जो बात आपको पहले बोल रहा था कि जब भी हम बोलते हैं कि ये ब्रिटिश कानून है और कॉलोनियल स्टेट के कानून है 295A और 153A, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि पोस्ट इंडिपेंडेंस कई बार इन कानूनों में अमेंडमेंट्स की गई हैं, और जब अमेंडमेंट होता है तो बाकायदा पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है उस कानून के रिलेवेंस को लेकर। अगर आप 295A के जो अमेंडमेंट्स हुए या 153A के जो अमेंडमेंट्स हुए उनको पढ़ेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि 1970s और 60s में भी जो नेता थे हमारे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो ब्रिटिश स्टेट से बहुत ज्यादा अलग तरीके से बिहेव पार्लियामेंट में नहीं कर रहे थे। इन सब को यूटिलिटी नजर आ रही थी इन कानूनों में, चाहे वो कॉमनल राइट्स का केस हो अलीगढ़ में उसके कारण, या फिर आसाम का केस हो। अलग अलग टाइम में जब भी अमेंडमेंट्स आए उस पर डिस्कशन हुआ और उसको रेलेवेंट माना गया। तो ये एम्बिग्विटी जो एक क्रिएट होता है, जो नेशनलिस्ट हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे या नेटिव इंडियन रेस्पॉन्सेस थे, उसके कारण जिस तरह का कानून में पेचीदगियां हमें नजर आती हैं, वो हमेशा एक थिन लाइन, उसको कहते हैं वॉकिंग ऑन द ब्लेड, कहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और कहां सेंसरशिप है, ये स्टेट के डेफिनेशन पर डिपेंड हो जाता है। और जब भी कोई भी अधिकार, कोई भी राइट स्टेट के डेफिनेशन पर डिपेंड हो जाए तो उसका हश्र क्या होता है, वो सेडिशन लॉ को जिस तरह से अलग अलग सरकारों ने यूज किया है, इससे बहुत क्लियर है। सो थैंक यू, दिस वाज माय core argument. I'll be happy to respond to some queries if you have any. Wonderful lecture. I enjoyed it. There's a lot of complexity involved in the way the communities involve themselves and pressurize the British government to frame the laws, and nobody is actually bothered about freedom of expression. Yet, in practice, we see a lot of people using, whatever is available in terms of freedom of expression, whether it is, writing, Ramrak Singh Sehgal, who's writing in Chand, whether it is Premchand, whether it is Saadat Hasan Manto, both in pre-colonial and colonial and post-colonial period. So writers and editors have been pushing the limit, you see, all the time. So it depends, if we are discussing the leaders, we should also discuss a lot of people who are writing and who are pushing the boundaries of what is freedom of expression. And they represented also the collective conscience of the people. So apparently there are people that have communitarian arguments. There are people that have civil liberties arguments. There are people who have communitarian plus civil liberties argument. But there are people who are talking about not just a spiritual sphere, but they are talking about a public sphere. Public sphere is very important. And the whole thing, the whole argument, you see, the whole drama around of freedom of expression is the drama over print. What do you do with the new technology of print, which enables you to circulate your ideas beyond just yourself, right? Fast circulation. And so that is why licensing and all those things that you told us about become very important. And it's a wonderful study. You also did a very good gloss on Parthu Chatterjee. What is inner, what is outer, and how the two actually come together. I have done a similar thing, exercise in, looking at the magazines, Chitrapat, for example, in colonial India, where this argument does not, inner, outer, does not really work. I'm not going into that. So it's very interesting that I would like to know at some juncture, what was this Risala Vartman case about? Vartman is a Risala, it's a journal
but what is it doing? Similarly, what is the 19वीं सदी का Maharshi doing when it is written in Urdu, I presume? So what are the arguments being presented there that raises this storm? So there is a lot there. I agree with you that yes, we continue with the colonial legacy of using the laws also to tame the people, also to to restrict their freedom of expression. And we have used these laws also against each other. So if you have Congress, it will use it against BJP. If you have BJP, it will use it against Congress. So it is happening all around, and there is hardly any rule of law if everybody is using it towards very selfish ends. So there is more to these laws, as you said. What is it? Instrumental rationality, right? Yeah. Which is a kind of selfish way of using law, and very myopic way of. Most interestingly, the law itself, in its language, allows that kind of interpretation. It leaves a lot for subjective interpretation, which is then possible for instrumental rationality to be used at. Yes, law is always subject to subjective interpretation, because it's after all written, framed in words, right? Words are always open to interpretation. So that is of course true, and there's also this ambiguity that you are talking about. So I will stop my comments there, and I'll leave it to the people and the floor open to the people if they have quick questions. And I don't know how much time we have for responses. We should always keep some time, but anyway, the talk was quite interesting, and we quite enjoyed at least the presentation itself. Okay, so any questions, comments? You can raise your hand, or there's one by Sukhdev Sohal Saab. Don't you think in such a communal conundrum, communal leaders must be identified rather than clubbing under the category like national? The 1920s was full of communal violence in the Punjab. So you may want to respond to that. Absolutely. When I use this term nationalist response, I was quite, I was thinking a lot. And then I thought, should I use the term native? Because I had to create that binary between the European or the British and the native or the nationalist response. And therefore, I preferred nationalist response because obviously the leaders, there was competitive communalism going around in Punjab, particularly in 1920s. But what you see is that polarization at the level of communities also took into grip the nationalist leaders of that time. And that is why I did not discuss the Rangila Rasool case in greater details. But if you see the people who were representing Rajpal and the people who were representing the opposite council, the interesting set of people, they were all so-called nationalists of that period. So that polarization at the level of community, because these nationalists also had an other identity of being a representative of those communities. So Muhammad Ali Jinnah, for example, was also involved in petitioning against Rajpal, because on the request by Muhammad Iqbal. So these are all interesting facts. When you look at the archives of those periods, names will pop up as if you never expected these names to come in the frenzy of communal consciousness. But they do, because they are representative of a particular kind of consciousness of that period. And these kind of religious competitive communism is going to have impact on the psychology of even the best of leaders. And that is why I preferred calling it as a nationalist response. And that is why I tried to keep Ram Mohan Roy away from a kind of that nationalist discourse, because for me personally, Ram Mohan Roy, I don't see him as a nationalist, not in any definition of the term, because his position as a arbitrator
of that period. He can be called a social reformer for his work on Sati, etc., but never a nationalist. So there is always this problem of categories, about how we develop those categories to imagine or think about these leaders and their activities during these times. Can I एक चीज जोड़ना चाहता हूँ निशान? जी जी। लुई ड्यूमो ने कहा था कि nationalism is driven through, basically nationalism is which is driven through religious channels is communalism. Okay, बिल्कुल बिल्कुल। Following which ज्ञान पांडे ने आर्ग्यू किया कि दोनों काफी सेम ही ग्राउंड को शेयर करते हैं, है ना? सुमित सरकार, जेफरलो, ये सब 1870s के पीरियड को कहते हैं कि नेशनलिज्म कम्युनिज्म के विभेष में ही नेशनलिज्म का डेवलपमेंट होता है। तो दोनों का ग्राउंड बहुत सिमिलर है। हम हाँ, और ये सबसे इंटरेस्टिंग सर, चूंकि रविकांत सर बैठे हुए हैं, अगर आप ड्रामास को देखिएगा इस पीरियड के तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब दीन बंधु का जो ड्रामा है और बाकी लोगों का ड्रामा है, उनको री इन्वेंट किया गया। पहले जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ ओपनली ड्रामा के प्लॉट्स में दिखाया जाता था, उनके ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स और जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, उनके दोनों कास्टिंग्स को बदल के वो हिंदू मुसलमान के कास्टिंग्स को लाया गया। मैसेज देना था कि कम्युनल, मतलब कि नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा है। आप मतलब कई ऐसे ड्रामाज हैं जिनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, जिनमें कि प्लॉट्स कंप्लीटली चेंज किया गया। और इन द वेल ऑफ कम्युनलिज्म व्हाट वाज बीइंग प्रपोज्ड वाज नेशनलिज्म। व्हाट वाज, जिसको परोसा जा रहा था वो नेशनलिज्म था, लेकिन वो वेल जो यूज किया, उसका कारण भी मेरे ख्याल से वही है जो क्वीन विक्टोरिया बोल रही हैं कि रिलीजियस मुद्दों पर आपको इंटरवीन नहीं करना है। इसलिए रिलीजन वो सेफ एरेना बना जहां ये कॉम्पिटिटिव, जो सैंड्रिया फ्रिटेग ने पब्लिक एरेना का पूरा आइडिया लाया है हैबरमास के पब्लिक स्फीयर से इंस्पायर होके, वो एक्चुअली यही है कि किस तरह से पब्लिक स्फीयर इंडिया में इंडिपेंडेंटली एज सच एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये पब्लिक, छोटे छोटे पब्लिक एरेनाज में जो कॉन्टेस्टेशंस हैं, वो पब्लिक स्फीयर को डिफाइन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो मेरे ख्याल से वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझने में, क्योंकि वो नेशनलिस्ट, जो आप रविकांत सर जो कह रहे थे कि जो नेशनलिस्ट है और जो कम्युनल एजेंडा है, उसमें कई जगह ओवरलैप्स नजर आता है और वो बाइनरीज उस तरह से क्लियर नहीं है। गुड। और कुछ सवाल, टिप्पणी? सर मैं अगर आपकी इजाजत एक सवाल पूछना चाहूंगा। बिल्कुल। सर क्या है कि अभी हम लोग, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, रिलीजियस डिस्पैरिटी है, नेशनलिज्म और जो कम्युनल हम लोगों का जो प्रॉब्लम्स अभी है, जो रिसेंट टाइम्स में ट्रेंड हो चुका है, तो हम लोग भी वही डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या ये भेड़चाल नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी डिस्पैरिटीज ऐसी हैं, जैसे कि सबसे बड़ी डिस्पैरिटी जो है वो क्षेत्रवाद है या भाषावाद, जो हमारे देश में कोई भी नोटिस नहीं करता, वो मेन स्ट्रीम कंसर्न नहीं है किसी का भी। लेकिन जैसे कि धड़ कमीशन ने कहा था, हमारा जो स्टेट है, हमारा जो कंट्री है, वो पहले भाषा के आधार पे विभाजन उसका नहीं हुआ था। धड़ कमीशन की रिपोर्ट 1948 में दी गई थी कि स्टेट का विभाजन जो है भाषा के आधार पे होना उपयुक्त नहीं होगा। फिर भी इसको बाद में 1956 में एक लॉ पारित किया गया, जिसकी वजह से इसको भाषा के आधार पर, तो क्या इसके बारे में हम लोग को विचार नहीं करना चाहिए कि आज के दुनिया में जो भाषावाद इतना बढ़ रहा है, देखिए जो रिलीजियस डिस्पैरिटी है ये तो काफी है, बट भाषावाद ऐसी चीज है जिसको हम नजरअंदाज करते हैं, वो काफी है पर वो विजिबल नहीं है, क्योंकि लोग उसके खिलाफ आवाज उठा ही नहीं पाते। आप साउथ इंडिया में पकड़ लीजिए, नॉर्थ इंडियंस के साथ जो बिहेव होता है, या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में पकड़ लीजिए, तो वहां डेली ऐसे केसेस आते हैं, पर उसको हाईलाइट नहीं किया जाता, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं लाया जाता है। इनफैक्ट लोकल मीडिया में भी उसको उतनी तवज्जो से कवर नहीं किया जा सकता है। तो क्या हमें उसकी तरफ, क्योंकि ये देखिए, ये हम भेड़चाल फॉलो कर रहे हैं, ये सारी दुनिया वही कर रही है, हाँ हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन मुस्लिम, वहां पैलेस्टीन इजराइल, तो ये सब लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हमें कुछ एक अलग स्कोप भी जाहिर करना चाहिए हमारे देश में। जो नेशनलिस्ट इश्यूज हैं ये भी हैं कि आपके हर एक स्टेट में जो माइग्रेंट्स हैं, जो लेबर कैटेगरी के हैं या फिर जो अपर क्लास भी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन आज की दुनिया में उनको झेलना पड़ता है। तो क्या हमें इसके बारे में भी डिस्कस थोड़ा नहीं करना चाहिए? क्या आज के दिन में, आज के कंडीशन में भाषा के आधार पे स्टेट रहना चाहिए, या इनको डिसॉल्व करके एक नई तरह से प्रोविंसेस को क्रिएट करना चाहिए?
बिल्कुल, इसमें मैं दो तरह का जवाब देता हूं इस पर। पहला तो यह है कि हम ये क्यों मान के चल रहे हैं कि हम मतलब इसके बारे में चर्चा नहीं होती। कई लोग उस पर भी रिसर्च कर रहे हैं, कई लोग पब्लिश भी कर रहे हैं। चूंकि सब्जेक्ट ऐसा था, हमारी डिस्कशन प्रोस्क्रिप्शन पर हो रही है, सेंसरशिप पर हो रही है, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया अपना एजेंडा कि मैं पॉलिटिकल वर्सेस रिलीजियस करना चाहता हूं, क्योंकि उसमें ये जो एम्बिगुअस पोजीशन है वो क्लियर नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप 1960s और 70s की बात कीजिए और 50s की भी बात कीजिए, 56 का जैसा आपने जिक्र किया, इस समय सबसे ज्यादा जो प्रोस्क्रिप्शंस भी हो रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, वो किताबें हो रही हैं जो सेक्सेशनिज्म की बात कर रही है, जो खालिस्तान की बात कर रही है। और मैं बता दूं कि 153A का जो अमेंडमेंट 2 बार किया गया, वो एक्चुअली हिंदू मुस्लिम के इश्यूज पर नहीं था, वो एक्चुअली जो लैंग्वेज बेस्ड जो स्टेट्स का डिमांड था और सेसेशनिज्म का जो डिमांड था, उसको काउंटर करने के लिए किया गया। तो ऐसा नहीं है कि सेंसरशिप के डिस्कोर्स में ये सब्जेक्ट है नहीं या उसको बात नहीं की जाती है। लेकिन चूंकि हमारा जो आज का डिस्कशन था वो एक आइडिया पर था कि इंडिपेंडेंस से पहले किस तरह से, क्योंकि आप जब तक इस कॉलोनियल लॉ को समझिएगा नहीं, उसके बनावट को नहीं समझिएगा, उसके एम्बिग्विटीज और उसके टेंशंस को नहीं समझिएगा, उसके कॉम्प्लेक्सिटीज को नहीं समझिएगा, तब तक प्री पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में जो हुआ या अभी जो हो रहा है उसको समझने में बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि देयर इज अ ब्रेक। पोस्ट कॉलोनियलिज्म का जो पूरा आइडिया है वो एक्चुअली यही है कि कहीं ना कहीं एक भले ही क्लियर नहीं, एम्बिगुअस ही सही, कुछ ना कुछ कंटिन्यूटीज और डिसकंटिन्यूटीज है उस एरा का, और वो रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कि आप विश्वास नहीं कीजिएगा, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप देखिए कि जितने बार जो नए नए टेक्नोलॉजी प्रिंट के या मीडिया के टेक्नोलॉजीज डेवलप हुए, जब जब रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुए और पॉपुलराइज हुए, उस हर बार रिलीजियस बाइफर्केशंस और पोलराइजेशंस कितनी बढ़ गई। 1870s में प्रिंट मीडिया लॉन्च होता है, पॉपुलराइज होता है, उस समय बढ़ती है। 1990s के पीरियड में टेलीविजन, वीडियो टेप्स ये पॉपुलराइज होता है, पोलराइजेशन बढ़ता है। सोशल मीडिया 2000 के बाद पॉपुलराइज होता है, टेंशंस बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप है। इसका ये मतलब नहीं है कि और सवाल दुनिया में जो है उसको भूल जाया जाए। आपके लिए लैंग्वेज का सवाल इंपॉर्टेंट है, कई लोगों के लिए कास्ट का सवाल इंपॉर्टेंट है, कई लोगों के लिए जेंडर का सवाल इंपॉर्टेंट है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सवालों को हम छोड़ दें या उस पर बात नहीं की जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि जिस सब्जेक्ट पर हम लोग बात करने के लिए आज मिले हैं उसका एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के तहत ही हम बात कर सकते हैं। और वो बाउंड्री तय अनफॉर्चुनेटली स्पीकर करता है, और मैंने अपने लिए ये टॉपिक डिसाइड किया। तो इसीलिए आपको भले ही ये लगे कि हमने छोड़ दिया, लेकिन वो कोई ऐसा चीज नहीं है कि जिसे हम लोग डिनाई कर रहे हैं। अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की बात करेंगे और सेंसरशिप की बात करेंगे, तो वो कहानी बिना लैंग्वेज के आधार पर जो स्टेट्स बने हैं उनकी कहानी को बिना बताए हुए पूरी हो ही नहीं सकती है। और इनफैक्ट जो मेरा थीसिस है जिसके बारे में रविकांत सर बात कर रहे थे, उसमें जो एक चैप्टर है वो पूरा अमेंडमेंट के बारे में है, जो इन लॉज का अमेंडमेंट्स हुआ। उसमें यही आर्गुमेंट मैं बार बार करने का प्रयास भी कर रहा हूं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहीं इंपॉर्टेंट नहीं था। लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स नहीं बनना चाहिए, तो उसके खिलाफ जो मूवमेंट चल रहे हैं, उसके पक्ष में जो मूवमेंट चल रहे हैं, उनको दबाना है तो लॉ में अमेंडमेंट करके एक नया चीज ऐड कर दो। कहीं पर कुछ हो रहा है तो उसको रोकना, सेसेशनिज्म का डिमांड हो रहा है तमिलनाडु में और पंजाब में, उसको रोकना है तो एक नया अमेंडमेंट कर दो। उसका क्या असर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर पड़ेगा, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट 1975 में जो पूरा पार्लियामेंट में डिबेट होता है, उसमें मैंने उसमें डिटेल्स में डिस्कस किया है। फैसिनेटिंग, अगर आप पार्लियामेंट के उस पूरे डिस्कशन को देखिएगा, एक प्रणब मुखर्जी जो पहली टाइम इंदिरा गांधी उनको लाती है राज्यसभा में, ही इज द ओनली पर्सन हु इज सेइंग कि गवर्नमेंट ये गलत कर रही है। पहली बार वो एमपी बने हैं, ही इज अ यंग गाय। ही इज प्रणब मुखर्जी द ओनली पर्सन हु इज अपोजिंग द बिल पुट ऑन टेबल बाय हिज ओन गवर्नमेंट कि ये गलत हो रहा है, इससे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर अटैक होगा। नो वन एल्स इज टॉकिंग अबाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन द एंटायर डिबेट। तो इस तरह का एक प्रॉब्लम है। मतलब हम लोग किस चीज पर बात कर सकते हैं उसके अपने बाउंड्रीज है। दैट इज ऑल आई हैव टू से।
और ये भी भूलना नहीं चाहिए कि भाषा और धर्म का साथ नहीं होता तो ये 3 राष्ट्र नहीं बनते ना, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। हाँ, तो वो कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है। मतलब कि अगर मतलब कॉप प्रोटेक्शन मूवमेंट शब्द मैंने प्रयोग किया, मैंने जो छोड़ दिया उसमें हिंदी उर्दू मूवमेंट भी चल रहा था 1870s में। तो जो रिलीजियस पोलराइजेशन है वो केवल कॉप प्रोटेक्शन के कारण नहीं हो रहा था, वो हिंदी और उर्दू के सवाल पर भी हो रहा था। तो इसलिए लैंग्वेज का वहां पर भी रोल था। और कोई सवाल? हेलो हेलो हेलो, मैं ये लैंग्वेज बात एक कर सकता हूं। अब देखिए, अगर स्टेट की लैंग्वेज नहीं होगी, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट नहीं बनेगी, तो नेशन की लैंग्वेज का लॉजिक भी खत्म हो जाएगा। सही बात। और एक बात और देखिए, ये बांग्लादेश जो है लैंग्वेज के आधार पर ही पाकिस्तान के और टुकड़े हुए हैं। रिलीजन के बेस पर तो वो एक कंट्री था, लैंग्वेज के बेस पर 2 बन गए। और आजकल पाकिस्तान में पंजाबी लैंग्वेज के बारे में वो जो कैंपेन चल रही है, उनके लिए भी ये प्रॉब्लम है, वहां भी प्रॉब्लम है। वो चाहते हैं कि पंजाब में पंजाबी जो लैंग्वेज है उसको मान्यता दी जाए। सो इधर इंडिया में ही लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। एक्चुअली लैंग्वेज सेंसिटिव इशू है। अगर लोग लैंग्वेज को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो नेशन कैसे बनेगी? लैंग्वेज भी तो डेवलप होनी चाहिए ना। सही बात है। सर लैंग्वेज डेवलप करना और स्टेट उस लैंग्वेज के आधार पे बनाना अलग अलग चीजें हैं। आप चाहे तो बिहार में 3 लैंग्वेज है, 3 स्टेट बना दीजिए, मगधी, अवधी और मैथिली करके। भोजपुरी और मगही का अलग से एक लैंग्वेज बना दीजिए, अवधी का। तो ये मेरा जो सवाल था स्टेट के लैंग्वेजेस को लेकर के नहीं था, बस लैंग्वेज के आधार पे स्टेट बनाने को लेकर था। एक ही स्टेट में कई सारी लैंग्वेज बोली जाती है। असम में बोडो और असमीज दोनों बोले जाते हैं। अलग और बहुत सारी भाषाएं भी है, कार्बी भी बोली जाती है, दिमासा भी बोली जाती है। तो ऐसा अगर लैंग्वेज के आधार पे बंटवारा करते रहे स्टेट का तो नहीं होगा। मेरा आधार ये था कि एक स्टेट में अगर लैंग्वेज के हिसाब से बंटवारा होता है तो दूसरे लैंग्वेज के लोगों को वहां पे असुविधाएं झेलनी पड़ती है। तो उसी के आधार पे मेरी बात थी, और कोई बात नहीं। लेकिन इसका भी जो राष्ट्र जो बात कर रहे थे ना सुखदेव सोहल साहब, पेजेंट्स इनटू फ्रेंचमैन एक यूजीन वेबर की किताब था, ठीक है। जो पहले किसान थे सब फ्रांसीसी हो गए, यानी, और वो कैसे हुए? भाषा के जरिए हुए। एक भाषा का मानकीकरण हुआ। राष्ट्र के बनने की प्रक्रिया में इसी तरह का मानकीकरण होता है। तो जो मगही वाले हैं, मैं भी मगही वाला हूँ, ठीक है, तो जो मगही वाले हैं, जो भोजपुरी वाले हैं, जो हरियाणवी वाले हैं, जो कुमाऊनी वाले हैं, उन सब ने अपने भाषाई स्वत्व का त्याग किया। ये भी इम्पोर्टेंट है ताकि वो राष्ट्र कल्पित हो सके, ठीक है। और इसमें एक हिंसा तो है ही इन भाषाओं के प्रति। जो भाषाएं बोलियां बन गई, जो बड़ी भाषाएं थी किसी जमाने में, और ये प्रक्रिया जारी है, ठीक है। आज अंग्रेजी का जो दबदबा पूरी दुनिया में है, और इसके पीछे टेक्नोलॉजी है, ग्लोबलाइजेशन है, तमाम तरह की चीजें हैं। भाषाई दर्द अलग दर्द है, पीड़ा है, लेकिन आज हम लोग उस पर बात नहीं कर रहे थे, जैसा निशांत जी ने कहा, ठीक है। तो नील, हम लोग बात करेंगे इस पर भी कभी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। अवश्य सर, अवश्य। हेलो जी, नमस्ते सर, मैं भावना। अभी जैसे कि निशांत सर ने ड्रामा की बात की, तो मैं इसमें अपनी एक बात जोड़ना चाहूंगी। जब हम प्रतिबंधित साहित्य की बात करते हैं, चूंकि यहाँ जाति और धर्म को लेकर अभी जो डिस्कशन हुआ, तो ये मैं बताना चाहूंगी कि उस समय जो नाटक लिखे जा रहे थे, चूंकि मैंने अपने प्रतिबंधित नाटकों पर मेरी एमफिल है, तो उसमें एक नाटक है राजा लक्ष्मण सिंह का कुली प्रथा। तो ये नहीं कह सकते कि उस समय जो रचनाएं प्रतिबंधित हो रही थी या फिर उसके जो लेखक थे वो सिर्फ गुलामी के दर्द जो था उसके एहसास को पैदा कर रहे थे, नहीं, वो उसके साथ साथ जाति और धर्म और भाषा को लेकर भी बहुत अलर्ट थे। जब आप वो नाटक पढ़ेंगे तो उन्होंने पूरा एक सीन क्रिएट किया है और ये दिखाया है कि जो कुली प्रथा में जो कुली दूसरे देशों में लेकर जाए जा रहे थे, वो किस तरीके से उसमें एक जो कास्ट का जो एक धर्म का जो पूरा है वो पूरा सीन क्रिएट करके दिखाया है। तो मुझे लगता है कि उस समय जो नाटककार थे, जो नाटक लिख रहे थे, वो एक बहुत क्रांतिकारी कदम था कि वो उस गुलामी की जो समस्या थी उसके साथ साथ वो इस चीज को लेकर भी बहुत अलर्ट थे। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल 100%। ना तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये कहीं नहीं था कि नाटककार केवल नेशनलिस्ट बातें ही कर रहे थे। मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि
उस पीरियड में कई नाटकों को दोबारा लिखा गया, उनके कैरेक्टर्स को चेंज करके, केवल इस कारण से क्योंकि गवर्नमेंट सेंसरशिप लगा रही थी नाटकों पर, तो उसको अगर रिलीजियस टोनैलिटी दिया जाए तो गवर्नमेंट बैन भी नहीं लगाएगी और मैसेज भी कन्वे हो जाएगा, और वो कहीं ना कहीं कॉम्युनल मैसेज उससे कन्वे हुआ रादर देन नेशनलिस्ट मैसेज। यही मेरा आर्ग्यूमेंट था। मैं कहीं नहीं कह रहा था कि और विषयों पर नाटक नहीं लिखे गए, डेफिनेटली उस समय कई ऐसे शानदार काम है, मतलब मैं लिस्ट भूल रहा हूं, लेकिन कई काम है जो कि उस समय के नाटकों को स्टडी करता है और बताता है कि कितना उस समय एक चैलेंजिंग काम नाटककार उस समय कर रहे थे, एक क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म नया तैयार हो रहा था पब्लिक स्फीयर का, और उसमें इस तरह से दीनबंधु जैसे लोग, दीनबंधु वगैरह जो पूरा आइडिया आया, वो मेरे ख्याल से बड़ा सिग्निफिकेंट। तो आई टोटली एग्री विथ यू, नो डाउट। एक्चुअली मैंने ये रेफरेंस इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर ये विषय उठा कि हमें इस पे भी ध्यान देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि सारे मुद्दे उस समय भी मौजूद थे। ये ऐसा नहीं है कि आज हम नया विचार कर रहे हैं, उस समय के जो नाटककार थे वो भी इन विषयों को लेकर, इन समस्याओं को लेकर बहुत जागरूक थे। बस यही बात मैं जोड़ना चाहते थे। सही। और एक और कोई सवाल आ रहा था? सर मेरा एक प्रश्न है, पूछ सकती हूँ सर? जी जी जी। हाँ सर, नमस्कार, मेरा नाम कविता है। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि ब्रिटिश सरकार ने जो भी कानून बनाए तो वो दिखाते तो ऐसे थे कि वो सब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, लेकिन दरअसल वो अपने सरकार को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कानून बनाए जाते थे और अपनी मनमानी व्याख्या करते थे। और सर ने ये भी एक काफ़ी अच्छा बताया कि जब भी कोई तकनीक, प्रिंट या मीडिया या सोशल मीडिया जब भी आते हैं तो कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं और इस तरह से बाद में कानून बनते हैं। तो सर अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर भी नए कानून बनते हैं, तो क्या हम इन्हें भी इसी संदर्भ में देखें? क्या वो भी एक परंपरा से ही बन गई, या ये? आपको बता दूं, ये अभी जो हो रहा है हाल फिलहाल में, इस पर ज्यादा चर्चा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसके एक्चुअली जो क्या पैमाने हैं इसके बारे में हमें आइडिया नहीं है। लेकिन जिसके बारे में हमें आइडिया उसके बारे में बात करते हैं। आईटी एक्ट के बारे में आपको पता होगा, जो श्रेया सिन्हल केस में सुप्रीम कोर्ट ने जिसको रद्द कर दिया, वो आईटी एक्ट जो है इंडिया में 2008 में पार्लियामेंट में आता है, मुंबई अटैक्स के बैकग्राउंड में, और 8 मिनट में 12 विधेयक पास होते हैं पार्लियामेंट में बिना डिस्कशन से, और उसमें आईटी एक्ट भी एक था। और वो आईटी एक्ट बाद में असीम त्रिवेदी से लेके बाकी लोगों को अरेस्ट करने का जरिया बनता है। और बाद में श्रेया सिन्हल एक स्टूडेंट जाती है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये इस तरह का लॉ बन कैसे सकता है, सवाल उठाती है। तो आप देखिए कि अभी भी यह होता है कि पार्लियामेंट में बिल पास हो जाती है, उस पर कोई डिस्कशन ही नहीं होता, क्योंकि सबके दिमाग में चल रहा है कि मुंबई में अटैक हुए हैं तो हमें उसके रेस्पॉन्स में कुछ तगड़ा जवाब देना है या कुछ ऐसे लॉज बनाने हैं जिससे कि हमारे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके। तो स्टेट का नेचर बहुत ज्यादा बदला नहीं है। मैं नेहरू का एग्जांपल दे रहा था कि नेहरू जिस समय ये बैन हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं सिविल लिबर्टीज का प्रोटेक्ट करता, ये करता। आप देखिए कि दीपेश चक्रवर्ती की किताब है मॉडर्निटीज एंड इट्स ट्रेडिशंस, ऐसे करके उसके, हाँ, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर में ही उन्होंने नेहरू का पटना में जाके वो जिस तरह से स्टूडेंट मूवमेंट चल रहा है उसके खिलाफ बयानबाजी करते हैं और उसको मूवमेंट को रोकने की बात करते हैं। वो वही नेहरू है जो खुद सरकार के खिलाफ मूवमेंट्स करके आते हैं। तो एक बड़ा मतलब कि एनालॉजी, बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, सुविधा कविराज बोलते हैं कि इट इज इजियर कि जब आप राज्य के खिलाफत कर रहे होते हैं तो आपके पास वोकैबुलरीज और आपके तर्कस में बाण नए नए मिलते जाते हैं, लेकिन जब आप खुद सत्ता में होते हैं और आपको उन्हीं लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करने का चैलेंज आपके पास होता है, तो शायद हर किसी के लिए ये प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग टीचिंग कम्युनिटी में बोलते हैं कि मतलब कि एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन जब वही व्यक्ति प्रिंसिपल बन जाता है या वाइस चांसलर बन जाता है तो उसका पूरा रूप बदल जाता है। तो वही चीज है, स्टेट अपने आप, स्टेट का अपना एक नेचर होता है, ठीक है। तो वो थोड़ा कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए जो उस स्टेट के नेचर को थोड़ा सा बदल दे, अलग चीज है। लेकिन नॉर्मली स्टेट का एक नेचर होता है जहां सिविल लिबर्टीज को एज ए चैलेंज देखा जाता है, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रहे या बीजेपी की गवर्नमेंट रहे। हमेशा कुछ गवर्नमेंट्स उसको ज्यादा टैक्टफुली हैंडल करती है, कुछ गवर्नमेंट्स फिटजेम्स स्टीफेंस जैसा ये बिलीव करती है कि हार्ड हैंड ऑफ द स्टेट इज नेसेसरी टू डिसिप्लिन पीपल। तो यही डिफरेंस है।
वो किताब है हैबिटेशंस ऑफ मॉडर्निटी। हैबिटेशंस ऑफ मॉडर्निटी, राइट राइट। और कोई सवाल? गुड इवनिंग सर, अली अंशल दिस साइड। सर आई हैव ओनली 2 क्वेरीज। पहली ये कि काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट एंड हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी और प्रोपेगेंडा, चाहे इंग्लिश न्यूज़पेपर हो चाहे वर्नाकुलर, ये तीनों चीजें मिलके क्या फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग के उसमें हेल्प करती है? पहली 1906 में 5 में। दूसरी चीज की 1935 के बाद जो गवर्नमेंट्स की रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स ऑन द नेटिव न्यूज़पेपर्स, वो अवेलेबल नहीं है। तो 35 to 1947 अगर इस बीच पे वर्क करना हो तो हम फिर प्राइमरी रिसोर्स के लिए कहाँ सर्च करें और क्या हम चेक करें? रिसर्च वाले मुद्दे पर ज्यादा पहले मैं बता दूं कि 1935 से 47 तक का जो पर्सनली स्पीकिंग इंडिया के साथ एक प्रॉब्लम रहा है कि आर्काइव्स को हैंडल यहाँ पर बड़ा बुरी तरह से किया जाता है। आप नेशनल आर्काइव्स, मतलब मैं जब नेशनल आर्काइव्स में काम कर रहा था तो मैं जब एनेक्से बिल्डिंग जिसको तोड़ने की बात चल रही है, मैं वहां पर घुसा था, मतलब यू विल नॉट बिलीव, धुआं था, धूल का धुआं। वहां पर कोई बंदा हेल्प करने के लिए नहीं था। और वहां पर आपको न्यूज़पेपर्स जो है इंडिया से ज्यादा अच्छा, ब्रिटिश लाइब्रेरी में सारे न्यूज़पेपर्स, ऑल न्यूज़पेपर्स आज तक के सारे पब्लिकेशंस रखे हुए हैं, आपको सारे न्यूज़पेपर्स मिल जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑनलाइन सिस्टम भी है जो पूरा आर्काइव्स आपको अलॉट करता है। मैं अभी उसका नाम भूल रहा हूं, लेकिन वो पेड होगा मेरे ख्याल से। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया का सारा न्यूज़पेपर जो है जब से पब्लिश हो रही है तब से वो आर्काइव्स के फॉर्म में रखा हुआ है। तो ये दूसरा वाला इशू का हो गया। पहला जो आपने बोला बिल्कुल सही बात है, काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट जो 1870s में और स्टार्ट हुआ, और हिंदी उर्दू डिबेट, इसका बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा। काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट एक तरह से पोलराइजेशन को डेवलप करता है, और हिंदी उर्दू डिबेट जो है उसमें कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है उसके रोल को भी क्वेश्चन किया गया। आप सैयद अहमद खान की राइटिंग्स को देखें तो आपको समझ में आएगा, वो जब 1857 पर किताब लिख रहे हैं तो वो इस चीज को मेंशन कर रहे हैं कि किस तरह से, मतलब कि वो हालांकि एपोलोजेटिक है कि ये 1857 में मुसलमानों का रोल नहीं था और ऐसा कंडीशंस, ऐसा सिस्टम बन गया था कि उसके खिलाफ आवाज उठाना उनकी जरूरत हो गई थी। वहां से लेके अगर आप जो फाउंडर्स हैं मुस्लिम लीग के, उनके राइटिंग्स तक को देखें, और जो डिबेट्स 1920s में अली ब्रदर्स में और इकबाल में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लीग का एक ही धड़ा था। मुस्लिम लीग में भी नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों थे। अलीगढ़ वाले अलग तरह से बिहेव कर रहे थे और पंजाब वाले अलग तरीके से बिहेव करते थे। तो वहां पर भी काफी डिफरेंसेस था। लेकिन बिल्कुल इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं और जिस तरह का मूवमेंट्स होते हैं, इसका असर काउंटर पोलराइजेशन में भी होता है, और एक एक्सक्लूजनरी भाव में, जैसे हिंदी उर्दू में हिंदुओं को पोलराइज किया गया, क्योंकि उस समय का जो लैंग्वेज ऑफ ऑफिशियल ये था, ऑफिशियल कामों के लिए जो यूज किया जाता वो उर्दू था। तो इसीलिए हिंदी वाले जो है उन्होंने, हिंदी बेल्ट के लोगों ने पोलराइज किया इस नाम पर कि हिंदी को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जा रहा है। हिंदी हिंदुओं की भाषा है, इसीलिए साइडलाइन किया जा रहा है। हाउ फार इट इज करेक्ट, क्योंकि जितने हम लोगों ने सेंसरशिप के बारे में किताबों और पैम्पलेट्स के बारे में बात की, वो सारे लगभग उर्दू में ही लिखे हुए हैं। मतलब मेनी ऑफ देम आर रिटन बाय हिंदूज बट दे आर रिटन इन उर्दू लैंग्वेज, क्योंकि उर्दू बचपन से ही पढ़ाई होती थी, हिंदू भी जाके पढ़ते थे उर्दू भाषा को। ऐसा स्ट्रिक्ट डिवीजन नहीं था। वो डिवीजन पॉलिटिक्स के हत्थे चढ़ गया, उसको यूज किया गया, हर नेता अपने तरीके से उसको यूज किया। बट आप सही बोल रहे हैं, मतलब कि उसका भी रोल है। दे आर एक मतलब जिसको हम कहते हैं मतलब कॉन्सिक्वेंशियल एविडेंस जो है, मतलब क्विक जिसका रेस्पॉन्स होता है, वो भले ना हो लेकिन लार्ज स्केल मतलब कि उसका रेमिफिकेशंस तो सोसाइटी में इस तरह के मूवमेंट्स का हमेशा होता है। उसी का प्रोडक्ट मुस्लिम लीग का क्रिएशन भी देखा जा सकता है। तो सर ये जो आप प्राइमरी रिसोर्स के लिए आपने बताया कि 1935 टू 1947 तक के लिए एक्सेस प्राइमरी रिसोर्स का ब्रिटिश लाइब्रेरी में है, बट उसका एक्सेस अब हम यहाँ से इंडिया से तो कर नहीं सकते,
क्योंकि डिजिटल फॉर्म में जो भी है वो चाहे आर्काइव का हो, मैंने ब्रिटिश लाइब्रेरी का देखा तो आर्काइव का ही 1935 तक मेरे पास एक्सेस है, लेकिन उसके बाद का नहीं है। लेकिन मुझे मेरा रिसर्च कुछ न्यूज़पेपर्स का मुझे जहां तक बताया गया है, हालांकि मैंने चेक नहीं किया है, बट मेरे कुछ और मित्र जो आर्काइव्स में काम करते हैं, सप्रू हाउस में वो बता रहे थे कि कुछ न्यूज़पेपर्स का पूरा है, तो सप्रू हाउस दिल्ली में है, वहां पर एक बार चेक करना पड़ेगा। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे सारा मटेरियल चूंकि ब्रिटिश लाइब्रेरी में था, इसलिए मुझे और कहीं जाने की न्यूज़पेपर्स के मामले में जरूरत नहीं पड़ी, और टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्काइव्स पूरा ऑनलाइन अवेलेबल है। ओके, थैंक यू सर।